म्यूजिक, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ साउंड दैट्स मैन्युफैक्चर्ड कि इस पे लोग नाचेंगे फॉर श्योर। ये नहीं करना है कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, चल रहा है अभी तो यही हम चलाएंगे, और चलाएंगे तब तक जब तक हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं इससे, या जब तक कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आके कुछ और ट्राई करे और फिर उनको पता चल जाता है कि अच्छा इस पे व्यूज आ रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं, और फिर 50 लोग उसको ये सेम चीज छापेंगे और फिर रील्स पे वो डालते रहेंगे। इट्स लाइक एज इफ म्यूजिक हैज बिकम समथिंग दैट गोज अलोंग विद योर रील। अनफॉर्चुनेटली सेक्स सेल्स। लोग को पता चल गया था ना कि चलो एक गाना घुसा देंगे मूवी के अंदर तो इसमें पैसे कमाएंगे हम, उस पैसे से हम फिर से नया आइटम नंबर बनाएंगे और वो वायरल हो जाएगा, मुन्नी बदनाम हुई, ये करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। दैट्स द प्रॉब्लम, मनी इज व्हाट रन्स इट। फिल्म से लेना देना नहीं है, Exactly. वो बस बीच में आ गया कहीं ना कहीं। Yes. That's the sad thing। आप कह रहे थे ना बैलेंस बिटवीन ऑडियंस एंड मनी, दैट्स वेयर द टू कोलाइड। कि उनको पता चल रहा है कि ऑडियंस को ये पसंद है तो क्यों नहीं करते रहे हम। 60 to 90% ऑफ द रॉयल्टी इज गोइंग टू द लेबल्स, आर्टिस्ट को 10% मिलेगा। स्पॉटिफाई ही देख लो आप, 0.006% ऑफ योर मनी कम्स टू यू, बाकी सारा पैसा स्ट्रीमिंग का स्पॉटिफाई को जाता है। सब पैसों का खेल है अनफॉर्चुनेटली। टू मैरी आर्ट एंड मनी इज अ सुसाइड एज एन आर्टिस्ट। यू कैन स्पेंड अपवर्ड्स ऑफ $1.5 lakh जस्ट टू मेक वन सॉन्ग, और बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लोग सोचते हैं कि आसान है, मतलब ठीक है बेडरूम में बैठ के लैपटॉप है तो गाना बना दिया है डाल दिया है। उसके पीछे इतना सारा काम जाता है, उसको अच्छे से प्रोड्यूस करना, मिक्स इंजीनियर को लाना, फिर उसको मास्टर करवाना, उसके लिए म्यूजिक वीडियो बनाओ, उसको अब मार्केट करो तो मार्केटिंग के लिए पैसे अलग से करो, फिर पीआर के लिए पैसे अलग से करो, मेलिंग लिस्ट बनाओ, इन जर्नलिस्ट को भेजना है, वो जर्नलिस्ट लिखेंगे भी नहीं पता नहीं, वहां पे भी कभी कभी कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, उनको भी पैसे दो। एक गाना बनाने के लिए इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो वहां पे पैसे कहाँ कमा रहे हो? वहां पे तो पैसे ब्लीड कर रहा है बेसिकली। एक तो म्यूजिक इज नॉट इट्स आर्ट इन जनरल इज नॉट गारंटीड इनकम कि मुझे महीने के एंड पे इतना मिलेगा, मुझे पक्का पता है इतना मिलेगा, टीडीएस इतना कटेगा, मुझे इतना मिल रहा है। बिल्कुल नहीं। मैं या तो 2 लाख कमा सकता हूँ, या तो 50,000 आएंगे या 10,000 आएंगे, मुझे पता ही नहीं है। लोगों से मिलने जाऊंगा, अब मैं डेमोज दूंगा, उनको मेरा आवाज पसंद आएगा, फिर जाके मुझे शायद से कुछ काम मिले। अगर काम नहीं मिला, अब और मीटिंग्स करूँ, उस प्रोड्यूसर से मिल लूँ, अच्छा मिल गया, ही डजंट लाइक माई वॉइस लेकिन लिरिक्स पसंद है, तो कोई और गाएगा, लेकिन मैं लिखूंगा, मैं प्रोड्यूस करूंगा, कंपोज करूंगा, कोई और गाएगा, तो मेरा नाम तो जा नहीं रहा है उस पर, लेकिन पैसे मिल रहे हैं। और वो बचपन का ड्रीम जो है ना सबका कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, एक दिन मुझे अपना पिक्चर देखना है सिनेमा में, या एक दिन मुझे वेम्बली स्टेडियम पर जाना है अपना बैंड के साथ, या मुझे 20,000 लोग के सामने अपना गाना गाना है और वो भी लिरिक्स गा रहे होंगे मेरे साथ में, वो बहुत कम होता है। उनको रियलिटी चेक मिल जाता है कि अच्छा ठीक है मुझे पैसे अगर कमाने हैं इससे तो ये भी करना पड़ेगा मुझे। कभी आप निराशा में जाते हैं, कभी कुछ परेशानी होती है कि ये अच्छा खासा करियर हो सकता था कॉर्पोरेट में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जो टाइम मैंने बताया कॉर्पोरेट में वो काफ़ी था, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जितना मेरा क्रिएटिविटी किल हो रहा था उस टाइम पे, वो नहीं सह सकता था मैं उस टाइम को। जितना भी काम करें वो काफ़ी नहीं होता है। मैंने 9 बजे शुरू किया, 3 बजे तक ख़त्म हुआ, तो मैं घर जा सकता हूँ? नहीं, 5 बजे तक ही बैठना है, क्योंकि तुम्हारा बायोमेट्रिक वहाँ पे है। वो बायोमेट्रिक देखेगा जितना भी काम किया। अगर मैंने 50 लोगों से ज़्यादा काम किया है उस दिन, फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मैं 5 बजे वहाँ पे साइन आउट ना करूँ। ना बनना, आर्ट इज पॉलिटिक्स, बट यू कैन नेवर बी ए पॉलिटिकल एज एन आर्टिस्ट। यू आर द पर्सन पुटिंग आउट समथिंग विद अ मैसेज। तो वो मैसेज चाहे किसी भी तरह का पॉलिटिकल हो, वो पॉलिटिकल होना चाहिए। और ये ए पॉलिटिकल मुझे बहुत गंदी शब्द लगती है, क्योंकि सबके है ओपिनियंस, और अगर ओपिनियन नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जानना चाहिए कि आसपास में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको अच्छा कैसे बनाना चाहिए। हर दूसरी रील और शॉर्ट सोशल मीडिया पे आपको बता रहा है कि आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, और जो काम आप करना चाहते हैं अगर वो आपका पैशन नहीं है तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। और ये सब कुछ इतना ज़्यादा कहा जा रहा है कि सबको सेल्फ डाउट हो गया है कि हम जो कर रहे हैं वो पैशन है या नहीं है, या इसको पैशन बना लें। हमारे साथ एक भाई साहब हैं जिन्होंने सच में पैशन से ही पैसा कमाना की सोची है, ज़िंदगी गुजारने की सोची है। सुयश गैब्रियल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हियर एट किंतु परंतु। आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू। थैंक अरे यू। शिबा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आपको बता रहा था, आई एम अ बिग फैन ऑफ एवरीथिंग दैट यू डूइंग हियर। ये फॉर्मेट और जिन लोग को आप लेके आ रहे हैं, मुझे तो बहुत एंगेजिंग लगता है, और साथ में मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस टाइम को, ऐसे कंटेंट चर्न आउट करने के लिए और लोगों को देखने के लिए स्पेशली। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। लवली, म्यूजिक टू माय ईयर्स। सिंस यू आर अ मैन ऑफ म्यूजिक, मुझे बताइए, हमें ये बताया गया था कि लड़के लोग इसलिए म्यूज़िक में जाते हैं कि वो गिटार सीखें, और गिटार इसलिए सीखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है और लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आपने गिटार नहीं बजाया? मैं गिटार कोशिश किया था, लेकिन फिर मुझे पता चला था कि अब देखते हैं कि लोग यूजुअली कहते हैं ना कि गिटार बजाने वाले लड़के को
लड़कियां देख के बहुत पसंद करते हैं उनको, लेकिन मुझे लड़कियों को देख के पसंद आता था कि वो गिटार बजाते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ और कर लेता हूँ कि मैं पीछे बैठ जाता हूँ, लड़कियां गिटार बजाए मेरे लिए। हाउ लवली। सुयश ड्रमर हैं, अपना म्यूज़िक क्रिएट भी करते हैं और बैंड के साथ भी काम करते हैं। पिछले कई सालों से आप ड्रमर हैं और मैंने सुना भी है आपको, यूट्यूब पर भी आपको देखा है। जर्नी क्या है? ड्रमर कोई कैसे बनता है? मुझे इम्प्रेशन ये है कि ड्रमर के बिना कोई भी म्यूज़िकल इवेंट जो है, उसमें जान नहीं आती है। वो बड़ा वीक सा, मरियल-मरियल सा लगता है। जब ड्रमर की बीट्स होती हैं, तो वो उसको कैरेक्टर भी देती हैं, वो उसको एक कंटिन्यूटी देती हैं और वो शुरू और आखिर भी बताती हैं कि कोई एक ट्रैक जिसको प्ले किया जा रहा है, जी। तो वो अब यहाँ से शुरू हो रहा है और फिर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये मेरी एक मोटी-मोटी समझ है। आई एम नॉट अ पर्सन हू अंडरस्टैंड्स म्यूज़िक। नो, आप नॉट एट ऑल, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुनना फ्रॉम पीपल हु आर नॉट म्यूजिशियंस कि उनका परसेप्शन क्या होता है म्यूज़िक का, क्योंकि मेरे हिसाब से अब मुझे 14 साल हो गए ये करते करते, मैं अपने आप को ड्रमर मानते ही नहीं हूँ। अब मैं अपने आप को म्यूजिशियन, ऑलराउंडर कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ कभी। तो इंस्ट्रूमेंट एक टूल होता है कि ऑडियंस को कुछ मैसेज पहुँच जाए। अब वो मैसेज का जो जो रीज़न है या जिस प्रकार का मैसेज है, वो हर हर म्यूजिशियन पे डिपेंड करता है कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन मैं बहुत म्यूज़िक को पसंद करता हूँ जिसमें ड्रम्स है ही नहीं बिल्कुल भी। और मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जो इमोशन आ रहा है मुझे म्यूज़िक से, या जो मैसेज आ रहा है उस म्यूज़िक से, वो कैसे हिट होता है। तो मुझे लगता है कि एज़ समवन हू डज़ प्ले ड्रम्स फॉर अ लिविंग टू अ लार्ज एक्सटेंट, साइलेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है म्यूज़िक के अंदर। और किस प्रकार का साइलेंस होता है, कौन होल्ड बैक कर रहा है, कौन ज़्यादा गा रहा है, कौन ज़्यादा प्ले कर रहा है उस टाइम को, उससे भी बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो ड्रम्स मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, बट मैं परकशन ऑल राउंड से मुझे लगता है कि वो आती है, इम्पैक्ट आती है। वेदर इट्स तबला, और वेदर इट्स इफ़ यू गो बैक टू इवन अफ्रीका, वहाँ पे तो कम्युनिकेशन ही ऐसे हो रहा था कि एक ट्राइब को दूसरे ट्राइब से कम्युनिकेट करना है, या अगर हंटर गैदरर्स चले गए थे बाहर तो फिर ड्रम से ही वो करते थे एक दूसरे को कम्युनिकेट कि वापस आना है या कोई डेंजर है, या इवन नेटिव्स इन अमेरिका, इन अमेरिकाज एट दैट टाइम, वो भी ऑल ऑफ इट वाज म्यूजिकली कम्युनिकेटेड टू ईच अदर। तो मुझे भी लगता है कि जो मैं करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ड्रम्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द म्यूजिक, एंड आई लव बीइंग एबल टू ब्रिंग दैट एनर्जी। और एनर्जी के साथ साथ सटलिटी भी लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मुझे तब भी बहुत मज़ा आता है जब मैं स्टेज से चुप हो जाता हूँ और बाकी सब पे भी थोड़ा लाइमलाइट आ जाए, क्योंकि फिर जब मैं वापस आता हूँ तो वो इम्पैक्ट और भी ज़्यादा हो जाता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल thing to have been able to be a part of. I think music is such a intricate, such a emotional, but also very mentally stimulating game. अगर उसमें डीपली घुस जाते हैं तो फिर बहुत सारे न्यूआंसेस है जो पिक कर करके लगा सकते हैं उसमें। हाँ। अ, जब आपने म्यूज़िक शुरू किया, तो म्यूज़िक आपने सीखने का जो प्रोसेस था, वो तन्हाई का प्रोसेस था, अकेले में बैठ के करते थे? या आपको हमेशा से लगता था कि ग्रुप में ही हम कर सकते हैं और यू ऑलवेज़ हैड अ ग्रुप? इट्स अ बैलेंस। मैंने जब शुरू किया था तो तब तो मुझे टीचर की ज़रूरत तो थी, और मुझे लगता है इन जनरल टू बिकम रियली गुड एट समथिंग यू शुड हैव सम गाइडेंस, बिकॉज self taught can take you to very large places, but there's a certain nuance that comes with experience, और वो जो सीख चुके हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी अलग होता है। तो to direct you in a certain way is very important, but they are not the be all and end all. ये जो गुरुजी वाला वर्शिप होता है ना, वो मैं नहीं मानता। मैं I am very grateful for my teachers that I've had over the years, but I feel like there is a journey that every individual should go through on their own as well, learning का। तो जब मैंने शुरू की थी तब तो मैंने अकेले में ही शुरू की थी। I had a teacher, Mr. Manoj Maveli, who's incredible, and he sculpted the artist that I am to a large degree in those formative years. लेकिन उसके बाद तो मैंने बजाते बजाते ही सीखा है, और लकीली अब डिजिटल एज में काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाता है। बट
आई थिंक किसी भी आर्ट या किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में वो बैलेंस हमेशा आ जाता है कि मैं अब खुद से करने बैठ जाऊं और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पाऊं कि मैं और पढूं। तो बहुत सारे म्यूजिशियंस को जानता हूँ जो इंडिया छोड़ के अब वो बाहर जा चुके हैं म्यूज़िक पढ़ने, लेकिन उनका डिसीजन ये होता है कि हम बाहर जाके पढ़ के वापस आएंगे, तो क्योंकि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है या क्योंकि वहाँ जाके हमें एक्सपीरियंस मिला है ऐसे टीचर्स के साथ काम कर करके, तो यहाँ पे आके लोग हमें सुनेंगे और फिर उनको लगेगा कि हम बहुत बहुत प्यारा बजाते हैं और फिर हमें मिलेगा कोई काम। लेकिन वो बहुत रिस्की है क्योंकि आधे से आधे लोग को मिलता ही नहीं है काम वापस आके, because as we were discussing earlier, you were talking about the importance of having your social sector be very well churned out, very well thought out. तो वो कनेक्शंस बना बना के ही लोग को यूजुअली काम मिलता है, और अगर तुम बजाते भी बहुत सही हो और साथ में लोग भी पसंद करते हैं तुम्हारे साथ बजाते हुए, तो फिर मिल जाता है काम। बट इफ़ यू लीव दैट एंड गो, वो वैक्यूम फॉर्म हो जाता है उसमें, तो फिर कोई आके बजा लेगा क्योंकि सब साथ में ही ग्रो कर रहे हैं। तो अगर मैं चले जाऊं तो कल कोई बच्चा होगा जो अच्छा बजा रहा है, उसको मिल जाएगा काम और फिर वो दोस्त बन जाएंगे साथ में, तो मैं वापस आके थोड़ी ना कर पाऊंगा दोबारा, तो मुझे फिर से ग्राउंड अप से शुरू करना पड़ेगा फाउंडेशनली। तो एक टाइम पे मैं भी सोच रहा था कि चलो मैं बाहर जाके पढ़ लेता हूँ, लेकिन अब तो मुझे लगता नहीं है कि unless you have a very specific goal that you have to go and invest, I don't know, thousands and thousands of dollars to learn something that you may be able to learn here with just the right approach. Yeah. तो बाकी तो जो मैंने सीखा है वो इंडिविजुअली, लेकिन ग्रुप्स में भी जो जिनके साथ मैं बजाता हूँ उनसे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने, और एक्चुअली मुझे अपने पेयर्स से भी बहुत कुछ सीखा है जो लोग बजाते हैं इंडस्ट्री में। ड्रमर्स, बहुत सारे ड्रमर्स हैं जो बचपन में मैं देखते हुए आया हूँ, और उनसे भी काफ़ी सीखा है क्योंकि उनसे वो थोड़ा, व्हेन यू आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, दैट्स आई थिंक हेल्थी कॉम्पिटिशन इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो उनको देख देख के इंस्पायर होता था मैं, तो वापस जाके मैं सोच रहा था कि कैसे बजाया उसने, तो मैंने कोशिश की और करते करते हुआ है। तो वही रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिक्स्ड विथ a good teacher, I think, And has real helped me. world means your social capital being intact. Absolutely. Yeah. Social capital is very important in an industry where in an industry like the arts, social capital is one of the only things that can get you to a point where you feel successful, because opportunities are the biggest form of capital that you can have in an as an artist. Yeah, and all those who are great names, they have all learned while actually doing it. हाँ, बिल्कुल। So ठीक है, रियाज़ अच्छी चीज़ है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसमें, और जब मेरा ध्यान जाता है A.R. रहमान जैसे म्यूजिशियंस के ऊपर, जिन्होंने इतना कुछ एक्सपेरिमेंट किया और काम करते करते ही एक्सपेरिमेंट किया। इसके अलावा मैं देखती हूँ पाकिस्तान में भी बहुत सीन है जी, बिल्कुल। म्यूज़िक का। कोक स्टूडियो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं हाँ, वहाँ पर। अपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगहों के लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बाहर मुल्कों में हैं, दे आर ऑल कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग म्यूजिक टुगेदर। एब्सोल्युटली। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, हाँ, इसको समेटा नहीं जा सकता छोटी छोटी मान्यताओं में। जो शास्त्रीय मान्यताएं हैं कि मेरे पास कौन से गुरु हैं, कौन सी डिग्री है, कहाँ का ब्रांड से हम सीख करके आए हैं, ये बहुत एलिटिस्ट है। एब्सोल्युटली। हाँ, ना? इनफैक्ट वो एलिटिज्म इन्फिल्ट्रेट बहुत करता था एक टाइम पे, ये इन Carnatic classical music, Hindustani classical music to a large extent were at one point, I think, and still continue to be in certain sections of the way it's practiced, very elitist. Caste dominated तो बहुत है. In fact, I think gender is also a big role. It has a big role to play in that, because आपने पता नहीं, मैंने तो बहुत कम फीमेल तबला प्लेयर देखा है, हम्म, या फीमेल मृदंगम प्लेयर्स है, ये नहीं है कि नहीं है, बट कम दिखते हैं. And it's because of a certain kind of approach to that has been fed from Guruji to Guruji to Guruji, मतलब ऐसे कर करके over time it's become a problem, and now you have people who are actively speaking against it. जो तमिलनाडु में caste list collective है या अरिवु है, they are people who are actively speaking up against caste discrimination in the music industry. In fact, T.M. Krishna का भी अभी आया है, वो he was nominated for an award, और उस award उसने बोला कि मैं तो अगर नहीं बोलता
तो इट वुड हैव बीन अ फेलिंग ऑन माय पार्ट, क्योंकि जो अवार्ड दे रहे हैं मुझे, it is crafted in that casteist society. But if they are giving me an award, that must mean I'm doing something. कुछ तो मैंने सही किया है. I'm doing something right, because change is very important. तो उसको तो criticism मिला ही था बहुत टाइम से कि you are जिस इंडस्ट्री ने तुम्हें क्राफ्ट किया है, तुम उसी को जाके बोल रहे हो कि तुम्हारे प्रैक्टिसेस गलत है. लेकिन इफ़ यू थिंक अबाउट इट, दैट्स हाउ आर्ट इवॉल्व्स. Art is historically evolution by nature. Agar if you think about even how jazz has evolved from where it started as revolutionary music. From the 1920s onwards, all the way till recently, it's blues has evolved from jazz has evolved from blues, and jazz was actually what led to rap, which is also another completely different kind of anti-establishment music. मैं इस पर आना ही चाहती थी. Being a student of political science, we have learned about resistance music, about black music, and in India also the subaltern studies have a separate chapter on music, people's music and pandits music. हाँ जी, you know, exactly. जो people's music का जो फॉर्म है उसमें भंगड़ा है, वो पेजेंट का है. Yes. और ये जो हमारे हार्वेस्ट से रिलेटेड जितना भी म्यूजिक है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे डाउन साउथ का हो, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा बिल्कुल. पंजाब का, ये सारा म्यूजिक हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ है. और ये पेजेंट क्लास का हाँ म्यूजिक जी, है हाँ जो जी. खेतों में काम कर रहे थे और अपनी फसल काटने की खुशी में गाते थे. और उसके अलावा कव्वाली है जो दरगाहों पे वो एक मलंग लोग गाया करते थे, जिनको अपनी परवाह ही नहीं थी, वो कैसे दिख रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, वो अपना घर भी नहीं बसाते थे, वो मलंग लोग होते थे, वो कव्वालियाँ गाया करते थे. बिल्कुल. और उसमें भी कोई शास्त्रीयता नहीं थी, आपको कहीं से सीखना नहीं पड़ता था, बस वो डिवोशन था उसमें. हाँ, है ना? the Sufi movement is about Yeah, that it's oneness. about ये कालिदास वगैरह तो यही बोल रहे थे. अनल हाँ, हक. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो वो उसमें एक चीज़ थी. और तीसरा जो जिसकी बात कहते हैं जो शास्त्रीयता से हटके है, वो है देवदासी का जो फॉर्म है, डांस फॉर्म. क्योंकि वहाँ पर भी उनको डाउन ट्रॉडन माना जाता था, उनको दलित क्लास का माना जाता था. और फिर वो लोग जो कुछ भी परफॉर्म कर रहे थे वो शास्त्रीय पैरामीटर से बाहर था. लेकिन जब इन सब में पैसा आया तो इन सब में फिर से क्लास आ गया Of course. और शास्त्रीयता आ गई. बिल्कुल. तो सवाल यही है कि जब तक आम आदमी के हाथ में है तब तक वो उस तरह से फल फूल रहा है जिसमें कोई बंदिश नहीं है. तो हर हाँ तरह जी. का टैलेंट जो है वो पूल में जमा हो रहा है. बिल्कुल. इनफैक्ट हर इंडस्ट्री में जो देयर इज ऑलवेज द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म समवेयर, और म्यूजिक इंडस्ट्री इज नो डिफरेंट. एक तो इंडिया इज सो कॉम्प्लेक्स बिकॉज बॉलीवुड नाम का एक चीज़ है, और बॉलीवुड में इतने पैसे हैं अब जाके, मतलब म्यूजिक जो लोग सुनते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो बॉलीवुड से ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम. इट्स वेरी रेयर दैट यू विल फाइंड पीपल लिसनिंग टू म्यूजिक मेड बाय इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, या आर्टिस्ट जो मतलब प्रिविलेज्ड सोसाइटी में, व्हेन यू हैव योर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पीपल जिनको इंग्लिश समझ में आती है, वो लोग तो बहुत इंटरनेशनल म्यूजिक भी सुन लेते हैं. लेकिन खासतौर पे लोग जो आम जनता है, दे आर लिसनिंग टू बॉलीवुड म्यूजिक, एंड बॉलीवुड म्यूजिक इज पब्लिसाइज्ड दैट वे कि यही है म्यूजिक, हमारा उसका देश का म्यूजिक. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ह्यूज है. बिल्कुल. और इंफ्रास्ट्रक्चर उसी पे ही फोकस्ड है सारा, क्योंकि पैसे वही हैं. लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट म्यूजिक को लाइमलाइट मिल रहा है. अब जाके ये हनुमान काइंड का जो लाइमलाइट उसको मिला है, वो भी अंग्रेजी गाना के लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल से. अब प्रतीक कुहाड़ का भी वही हुआ है. वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट था, बिना किसी लेबल का सपोर्ट लेके उसने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अब ही इज़ द फिनोमेना दैट ही इज़. बट वही है, अब वो उसका वर्नाक्यूलर भी अलग है, वो इंग्लिश में भी करता है, हिंदी में भी करता है. तो इन इंडिया इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट्स नॉट प्योरली अ हिंदी स्पीकिंग नेशन. लेकिन सबको हिंदी मोर और लेस समझ में आ जाता है, तो वो डेमोग्राफिक बढ़ जाता है. सो इफ़ यू वांट टू रीच दोज ऑडियंसेस इन इंडिया, यू हैव टू हैव समथिंग इन हिंदी टू बी एबल टू गेट देयर. तो है थोड़ा वो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस जो ट्रिकल डाउन हुआ है पूरे इंडस्ट्री में इज़ वेरी बिग, बिकॉज बॉलीवुड इज़ ओनली मोस्टली हिंदी. वो कभी कभी इधर उधर कर देते हैं वो कोलैबोरेशन की, चलो वील गेट सम एक्टर फ्रॉम तमिलनाडु टू कम, सम एक्टर फ्रॉम केरला टू कम, या तो किसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से लेके कोई इंग्लिश गाना भी करवा देते हैं. जैसे धूम में वो टाटा यंग ने किया था कोई गाना, धूम मचाले में उसका कोई इंग्लिश वर्स था, वो बहुत कम होता है. तो बिकॉज बॉलीवुड हैज़ सो मच
परमियंस वो हर जगह फैल जाता है, लोग के समझ में म्यूजिक सिर्फ बॉलीवुड है. एंड दैट इज आई थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स हु आर पैशनेट अबाउट मेकिंग समथिंग डिफरेंट. क्योंकि बॉलीवुड का जो स्ट्रक्चर है, जैसे इनफैक्ट यूएस के भी इंडस्ट्री में देर इज अ सर्टन काइंड ऑफ पॉप म्यूजिक, देर इज अ सर्टन काइंड ऑफ साउंड दैट्स मैन्युफैक्चर्ड कि इस पे लोग नाचेंगे फॉर श्योर. ये नहीं करना है कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि चलो अगर ये नहीं चल रहा है तो फिर कुछ और साउंड एक्सप्लोर कर लेते हैं. यही चल रहा है अभी तो यही हम चलाएंगे, और चलाएंगे तब तक जब तक हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं इससे, या जब तक कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आके कुछ और ट्राई करे और फिर उनको पता चल जाता है कि अच्छा इस पे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग ये भी सुन रहे हैं, अच्छा उसने अफ्रीका को कोई रिदम उठा के गाने में डाल दिया है, लोग एक्चुअली इसको पसंद कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं. और फिर 50 लोग उसको ये सेम चीज़ छापेंगे और फिर रील्स पे वो डालते रहेंगे. तो एक अब साउंड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ऑलमोस्ट. इट्स लाइक एज इफ म्यूजिक हैज बिकम समथिंग दैट गोज अलोंग विथ योर रील. कि रील के साथ साथ ये सुनने को मिला था, मुझे ये पसंद आया था इसके जो 15 सेकंड गाने के, तो मैं गाना जाके सुन लूंगा. या तो प्ले लिस्टिंग पे होता है कि अच्छा मैं स्पॉटिफाई पे 100 रुपये दे रहा हूँ हर महीना, मैं प्ले लिस्ट सुनूंगा, ये गाना पसंद आया मैं अपना प्ले लिस्ट में डाल लूंगा. बट वो जो प्ले लिस्ट क्यूरेशन है वो किसने किया है वो नहीं पता, क्यों आ रहा है वो मेरे प्लेलिस्ट में वो भी नहीं पता. बस समझ में आ रहा है कि मुझे ये वाला गाना पसंद था तो अब मुझे ये भी मिल रहा है सुनने को. बट देयर इज अ ह्यूज मशीन दैट इज क्यूरेटिंग ऑल ऑफ दैट. एल्गोरिदम. एल्गोरिदम है, पैसे का मामला है कि अच्छा ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या इस लेबल के पास इतने सारे पैसे हैं, वो मैन्युफैक्चर कर चुका है इस आर्टिस्ट को और डिस्ट्रीब्यूशन में इतना पैसे डाला है कि वो आर्टिस्ट वहां पहुंच जाए कि हर प्लेलिस्ट में उस आर्टिस्ट का चल रहा है या हर रेडियो स्टेशन पे उस आर्टिस्ट का चल रहा है. बट सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इज द यंगर आर्टिस्ट, द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हु एक्चुअली हैव अ वॉइस विच इज़ मोर nuanced and more creative than say someone who's been manufactured by the industry. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पॉप आर्टिस्ट जो है वो क्रिएटिव नहीं है, वो बिल्कुल है, बट दे आर नाउ बीइंग टू अ लार्ज एक्सटेंट अ लॉट ऑफ देम आर बीइंग मोल्डेड बाय कॉर्पोरेट्स. एंड पैसे छाप रहे हैं बट कॉर्पोरेट्स छाप रहे हैं, आर्टिस्ट बहुत कम छापते हैं. इनफैक्ट लेबल डील्स में मोस्ट ऑफ द टाइम 90%, ऑलमोस्ट बिटवीन 60 to 90% ऑफ द रॉयल्टी इज गोइंग टू द लेबल्स. आर्टिस्ट को 10% मिलेगा. या तो स्पॉटिफाई ही देख लो आप, 0.006% ऑफ योर मनी कम्स टू यू. बाकी सारा पैसा स्ट्रीमिंग का स्पॉटिफाई को जाता है. यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल्स आपके पास हैं तो आप सबसे बड़े कला के फ़ायदा उठाने वाले बेनिफिशियरी हैं, बिल्कुल, चाहे आपका कला से कोई ताल्लुक ना हो. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. थोड़ा सा और समझाइए दर्शकों के लिए कि एक आर्टिस्ट, वो उसका रिश्ता इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के साथ क्या है और उसका फ़ायदा किस में है कि वो जब जब इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की निगाह उस कलाकार पे पड़ चुकी है तब, या जब तक नहीं पड़ी है वो छोटे से ग्रुप को कैटर कर रहा होगा, लेकिन क्या पता उसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो और पैसा भी आ रहा हो. बिल्कुल. तो ये पैसा और ऑडियंस का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बोला, वो मैं वापस आता हूँ उस पर. लेकिन जो आज के ज़माने में सोशल मीडिया इज़ अ बिग डील और डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बिकम एन एंटिटी ऑफ इट्स ओन. वो पहले में इट वाज अ ऑफ शूट ऑफ मार्केटिंग गिग. तो अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव, आप मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम कर रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग वाज अ सेक्शन ऑफ योर जॉब, वन पार्ट ऑफ इट. अब जाके डिजिटल मार्केटिंग खुद से ही एक जॉब बन चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना सारा रीच है और लोग उस पे इतना पैसे डालते हैं. उसको समझने में पूरा कोर्स करना पड़ता है कभी कभी, और कोर्स से भी नहीं समझ में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम. यू हैव टू हैव रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, इस एल्गोरिदम के साथ ये हमें रीच मिलेगा, या इस डेमोग्राफिक टारगेटिंग इतना करना पड़ेगा, सेगमेंटेशन इतना करना पड़ेगा, वील हैव टू पोजीशन इट लाइक दिस. और वो म्यूजिक के अंदर भी इतना सारा समझ में आ रहा है लोगों को कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे किसी ऑडियंस को टारगेट करना है तो मुझे अपना ब्रांड ऐसे बनाना पड़ेगा, विच इज़ वॉट द कॉर्पोरेशंस डू फॉर यू. ये बड़े बड़े लेबल्स जो है वो हेल्प करते हैं इसमें कि आर्टिस्ट इमेज क्राफ्ट कर दें. हाउ कैन यू सेल योर सेल्फ द बेस्ट, क्योंकि तुम प्रोडक्ट बन चुके हो एट द एंड ऑफ द डे. यू आर अ प्रोडक्ट. एंड independent artists unfortunately don't have that kind of infrastructure कि अच्छा ठीक है, ये 3 लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं कि मेरा पीआर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो है वो अपने वॉइस से खुद को अब प्रमोट कर रहे हैं. नाउ
उनको पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, मुझे इसमें भी पैसे डालने हैं, इसमें भी पैसे डालने हैं, इसमें भी पैसे डालने हैं, वरना मैं ऑडियंस को कैसे रीच करूँगा? तो वहाँ पैसे तो जनरेट नहीं हो रहा। जितना पैसे उनको मिलता है वो फॉर अ लिविंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। या तो सालों लगते हैं उनको ऑलमोस्ट समवॉट ब्रेक इवन करने के लिए जितना वो डाल रहे हैं पैसे में, क्योंकि एक गाना बनाने में कभी-कभी सॉरी कट वो एक एक गाना बनाने के लिए कभी-कभी ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट लगता है जितना वापस मिलता है। यू कैन स्पेंड अपवर्ड्स ऑफ $1.5 लाख जस्ट टू मेक वन सॉन्ग, और वो कहाँ मिलेगा वापस ऐसे शोज़ बजा-बजा के? वो भी एक आर्टिस्ट को। और फिर एक गाना तुमने बना दिया, ठीक है, एक गाना बहुत बड़ी बात है, फिर उसके बाद भी तो बनाने होंगे, तो कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग उसके अंदर विदाउट हैविंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो फर्स्ट वायरैलिटी होती है हाँ, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, उसमें उसका कुछ नहीं पता, वो शुरू में भी आ सकती है और बिल्कुल, फिर उसके बाद एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर देती है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो बाद में भी आ सकती है, लेकिन फिर प्रेशर उतना ही होता हाँ जी, है ना? एब्सोल्युटली। इस पूरे प्रोसेस में नॉन फ़िल्मी जॉनर जो है, उसमें सारा कुछ होगा, उसमें हर तरह का म्यूज़िक होगा, लेकिन वो नॉन फ़िल्मी होगा। नॉन फ़िल्मी का सीन भारत में क्या है? अभी बढ़ रहा है। जैसे आपने कहा ना अभी बहुत इम्पोर्टेंटली ऑडियंस और सक्सेस, ये सॉरी पैसे। इंडिया में अब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि लोग का समझ भी बढ़ रहा है कि ठीक है, म्यूज़िक बॉलीवुड के बाहर भी होता है और बहुत प्यारा म्यूज़िक भी आ जाता है। इंटेंशन के साथ म्यूज़िक बना रहे हैं लोग, और उस म्यूज़िक को ऑडियंस को पहुँचाना एक मार्केटिंग गेम है। उसमें जो मशीनरी चलना चाहिए वो अभी धीरे-धीरे बहुत धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। जो अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए, वो यहाँ पे नहीं है। वो मोस्टली बॉलीवुड फ़ोकस्ड है, बॉलीवुड सेंट्रिक है क्योंकि वहाँ पे पैसे छापने को मिलता है। लेकिन है, इंडिपेंडेंट लेबल्स है जो पुश कर रहे हैं, जितना पुश कर सकते हैं म्यूज़िक को। बट वहाँ पे भी एक लॉपसाइड है, वर्नाक्युलर लॉपसाइड, कि इंग्लिश म्यूज़िक को ज़्यादा नहीं मिलेगा भाव। हमें हिंदी म्यूज़िक ज़्यादा चाहिए क्योंकि हिंदी म्यूज़िक से हमें पैसे मिलेंगे। सब पैसों का खेल है अनफॉर्च्युनेटली। और आर्ट, टू मैरी आर्ट एंड मनी इज़ सुसाइड एज़ एन आर्टिस्ट। तो मैं एक फर्म बिलीवर हूँ कि अगर किसी को आर्टिस्ट बनना है, सीरियसली आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए एक तो बहुत काम करना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी गुड एट व्हाट यू डू, और दैट आई थिंक दैट गोज़ अक्रॉस द इंडस्ट्री। इफ यू आर वेरी गुड एट व्हाट यू डू, पीपल कांट इग्नोर यू। अगर मुझे कुछ पसंद आ रहा है, मुझे आई डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड टू नो समवन इज़ रियली गुड एट व्हाट दे डू। अगर मुझे जर्नलिस्ट दिखेगा, तो मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि इनको एक्सपीरियंस है, सीज़न्ड है, वेल रिसर्च्ड है, मैं उसकी देखूँगा। खुशबू फैलती है। बिल्कुल, खुशबू तो बिल्कुल फैलती है, और उससे काम मिलेगा। लेकिन टू बैलेंस दैट वर्क, यू हैव टू हैव अ वे टू मेक मनी। अब अगर you want to do that by having something else in a different industry which facilitates some form of income in the initial stages where you're trying to get successful, that is important. Or in the music industry itself, you can have something else, जैसे प्रोडक्शन सीख के प्रोड्यूसर बन जाओ, वो भी, उसमें भी बहुत टाइम लगता है सक्सेस लाने में। या तो पढ़ाओ लोगों को, उसमें भी पैसे मिल जाते हैं। लिखो, you can write about music. There are many ways to somewhat start generating supplementary income. Most of the people I know teach, उससे उनको supplementary income मिलता है। लेकिन वही, it's the difference between being true to yourself as an artist and making money. मनी बनाने के लिए तो लोग वेडिंग्स भी बहुत बजाते हैं और कॉर्पोरेट शोज भी बहुत बजाते हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा पैसे उसी में है। अच्छा। इनफैक्ट ऑल योर बिगेस्ट बॉलीवुड आर्टिस्ट्स, या शंकर एहसान लॉय, या बादशाह एंड ऑल, वो सारे शादी शोज करते हैं। वो तो बहुत पैसे मिलते हैं, लाखों में चलता है उनका धंधा, लेकिन वहाँ से उनका रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होता है। Yes. और शादियों में कितना पैसे डालते हैं लोग, हम्म। करोड़ों डालते हैं। तो एक तरह से एक खास तरह की इकोनॉमी को भी मूव करती हैं शादियां हमारे यहाँ। बिल्कुल, लेकिन वो आर्टिस्ट को थोड़ा किल करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आर्टिस्ट का क्रिएटिविटी कहाँ से आता है? वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से आता है। मुझे कल किसी का डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, या तो मैंने किसी हिस्टोरिकल इवेंट पे लिखा है। मैं पार्टीशन के टाइम पे था, इतना सारा मैंने देखा खून, उसके बारे में लिखा है। जैसे अमृता प्रीतम जी ने लिखा था, इतने प्यारे कविताएं आई उनसे, वहीं से तो आता है। अगर आप पूरे टाइम बैठ के शादियां बजा रहे हैं, और बॉलीवुड के गाने जो बॉलीवुड में लिखे हैं, वो जो गा रहे हैं उन्होंने भी नहीं लिखा है, किसी और ने उनके लिए लिखा है,
बस वो वॉइस है, वो उनका वॉइस आ रहा है, वो बैठ के आप बजा रहे हो एवरी डे या एवरी एवरी वीक आप 3-4 बजा रहे हो, उसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है आपको, उसके लिए आपको अगर बैक टू बैक शोज कर रहे हैं तो स्लीप भी नहीं मिल रहा आपको, वापस घर आके कहाँ क्रिएटिविटी होगा, सो रहे हो बस, रिकवर कर रहे हो आप उससे, थोड़ा बट पैसे मिल रहे हैं, हाँ, तो हाँ, सर्वाइवल हो रहा है बस। सर्वाइवल हो रहा है, पैसे मिल रहे मैं हैं। इस पर आना चाहती थी कि जिस तरह से भारत में इतना बड़ा प्रशंसक वर्ग है जो सुनता है म्यूज़िक, लेकिन भारत में कोई भी म्यूज़िक को डेडिकेटेड अवार्ड्स नहीं है उस तरह से। जैसे फिल्म नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं या फिल्मों से रिलेटेड तो पता नहीं कितने अवार्ड हैं। यस, फिल्मों का म्यूजिक हो या जो सा भी म्यूजिक है, म्यूजिक को लेकर के कोई अवार्ड फंक्शन होता है भारत में इतना होता बड़ा है, काफी सारे होते हैं जो एक्चुअली, बट जो पूरे भारत के जो मल्टीट्यूड है भारत का उसको कैप्चर करे? नहीं, वो अगेन वेरी बॉलीवुड ड्रिवन और वेरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रिवन। इस तमिलनाडु में टॉलीवुड का अपना होगा, जैसे वेस्ट में एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है, ग्रैमीज हाँ, you have है, your सिर्फ Grammys, म्यूजिक के लिए है। हमारा ग्रैमी कब बनेगा, कुछ है आइडिया? वो तभी बनेगा मेरे ख्याल से जब रिकग्निशन मिलेगा इन स्टेट्स वेयर recognition of that music becomes widespread, मेन स्ट्रीम अभी बॉलीवुड ही है मोस्टली, और 3-4 ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट आते हैं बीच बीच में, लेकिन अभी जो इफ़ यू लुक एट द नॉर्थ ईस्ट, कितने सारे म्यूजिशियंस वहाँ पे है और कितने सारे विजनरीज हैं म्यूजिशियंस जो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट रेजिस्टेंस म्यूजिक तो बहुत है वहाँ पे, यू हैव म्यूजिशियंस फ्रॉम गोरखालैंड हु आर राइटिंग अबाउट इट, पीपल फ्रॉम मणिपुर हु आर राइटिंग अबाउट इट, वो गौले भाई बता रहे, गौले भाई नाम का एक बैंड है जो कालिम्पोंग से ओरिजिनेट हुए हैं, वो भी दे टॉक अबाउट वहाँ पे कॉर्पोरेशंस आते हैं, वहाँ पे हाइड्रो डैम बन रहा है, हाइड्रो डैम बनाते बनाते ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों के घर टूट रहे हैं। सिमिलर टू रेसिस्टेंस म्यूजिक है ये। resistance music, it's folk music which is trying to capture the voice of the people over there, the experiences of the people over there who are facing real world problems, and give them a voice. सुयश, जिस रेसिस्टेंस म्यूजिक की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम सबके दिलों में बड़ी इज्जत है, उसको पॉपुलराइज होने के लिए और उसको इतना मजबूत करने के लिए कि वो रोजी रोटी का मसला भी हल कर सके, फिर कॉरपोरेट आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, और हाँ। फिर उस साइकिल में हम फंस जाते हैं कि कॉरपोरेट आएगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के नाम पर, और फिर वो अपनी शर्तों पर वो उसको एक छोटा सा मिनिस्क्यूल देगा और सारा कुछ प्रॉफिट वो रखेगा, क्योंकि वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स बीस्ट है। बिल्कुल, बट वो कॉर्पोरेट जितना पैसे जनरेट कर सकता है उसके लिए वो आर्टिस्ट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मोर और लेस काफ़ी होता है टू गेट बाय टाइम बीइंग के लिए, लेकिन आर्टिस्ट को रेलेवेंट रहना वो भी अलग ही गेम है कि अच्छा ठीक है, मैंने इस एल्बम के लिए ये कॉर्पोरेट आ गया, मार्केटिंग बहुत बढ़िया हुआ है, गाने बहुत अच्छे बिके, मेरे पैसे आ गए, अब नेक्स्ट एल्बम कौन बनाएगा, नेक्स्ट एल्बम पे भी ध्यान देना है मुझे, अब उस पे भी उतना ही रीच चाहिए, उस पे भी उतना ही सक्सेस चाहिए, तो वो प्रेशर रहेगा। और रेजिस्टेंस म्यूजिक को कहाँ मिलेगा ऐसे कोई, इंडियन ओशन इज वन ऑफ दोज बैंड्स दैट हैज मैनेज टू रीपरमिएट, वही ना कि उनको वाइड स्प्रेड ऑडियंस और रिकग्निशन मिला था, क्योंकि जिस ज़माने में शुरू किया था वो अलग ज़माना था, दे वर फर्स्ट मूवर्स, तो उनको मिला वो ऑडियंस सुनने के लिए, लेकिन अभी भी सक्सेस इज़ वेरी न्यूआंस्ड फॉर देम। अब मुझे पता नहीं है कि वो पैसे कितना कमा रहे हैं सिर्फ इंडियन ओशन से, वो भी कॉर्पोरेट शोज़ काफ़ी करते होंगे। और रेजिस्टेंस म्यूज़िक तभी फ्लरिश होगा जब देयर इज़ रूम फॉर रेजिस्टेंस इन द डिस्कोर्स ऑफ द प्लेस दैट यू आर मेकिंग दैट म्यूजिक। यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के नाम पे लोग को जेल में फेंका जा रहा है, जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट को, म्यूजिशियंस को, जो म्यूजिशियंस नहीं जेल जा रहे हैं, कवियों को बिल्कुल एब्सोल्युटली, और टीचर्स को फेंके जा रहा है। और जो जिन लोग को रेजिस्टेंस दिखाना है, जैसे दिलजीत दोसांझ ने दिखाया था अभी बजरंग दल के खिलाफ, उसके 3 हफ्ते बाद वो इंटरव्यू कर रहे हैं मोदी जी के साथ, और ये इसलिए मुझे पता नहीं क्या हो रहा है बिहाइंड द कर्टन्स, कि किसको धमकी क्या मिल रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट को जज करना बहुत आसान है, दे आर अ पब्लिक फेस। के ऊपर जिस तरह के फाइन लगा दिए जाएंगे वही अपने आप में एब्सोल्युटली ये हनुमान काइंड का भी जो सक्सेस था, वो इनिशियली जो लिरिक्स, जिस लिरिक्स से वो रैप म्यूजिक इन इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन उसके लिरिक्स भी काफ़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे एक टाइम पे। अब वो मोदी फॉर यूएसए में जाके वो परफॉर्म करके आ गए, तो यू कैन री राइट एज मच एज यू वांट। मेरे हिसाब से तो ये जो अभी चल रहा है ना, री राइटिंग एजुकेशन, सीबीएसई का करिकुलम री राइट कर रहे हैं ये लोग टू रिमूव things which they are uncomfortable with.
यू कैन सिट एंड रीराइट एज मच। म्यूजिक को कैसे रीराइट करोगे, वो तो है, उसको उड़ाना पड़ेगा। आर्ट रियली कैप्चर्स हिस्ट्री। जितने जन आंदोलन हैं वो जब शुरुआत करते हैं अपने महफिलों की, अपने अधिवेशन वगैरह की, वो सारे के सारे रेसिस्टेंस म्यूजिक से और वो ढपली पर शुरू करते हैं, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। वो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा था, बड़े बड़े अमीरन के और धक से हाँ करके, हाँ, है ना? इफ यू एब्सोल्युटली, रिमेम्बर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा रेसिस्टेंस म्यूजिक जो है, ये जो गीत हैं और जिसमें बहुत लाइट म्यूजिक चलता है, ये सारा का सारा हमारे लार्जर जो परसेप्शन है उसको कैप्चर नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है शिवाजी, बट इट डिपेंड्स ऑन वेदर द क्लाइमेट, द पॉलिटिकल क्लाइमेट एट दैट टाइम अलाउज इट। जैसे लता मंगेशकर का वो गाना है ना, ये मेरे वतन के लोग, उस टाइम को वो साइनो साइनो इंडिया वॉर पे जब हुआ था, तब तो वो भी तो नेशनलिज्म इज हिट ऑल द टाइम। it's every time, हाँ। every time. But if you have someone from a minority state, or a state which is considered not Hindi heartland, for example, it's very difficult. क्योंकि एक तो उनका vernacular भी अलग है ना। तमिल में श्रीलंका के लोग सुनेंगे, तमिलनाडु के लोग सुनेंगे, या तो विदेश में अगर लोग रह रहे हैं, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हिंदी हार्टलैंड में लोग सुनते ही नहीं है ज़्यादा। या नॉर्थ ईस्ट के लोग भी बहुत, उनको गेटोवाइज कर दिया ऑलमोस्ट। दिल्ली में भी देखो, यहाँ पे यू विल नेवर, वेयर यू सी नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, या नेपाल या तिब्बत से लोग जो आए हैं यहाँ पे रेफ्यूज के लिए, ये उनको भी गेटोवाइज कर दिया है। मजनू का टीला में थोड़े मिल जाएंगे, या तो हुमायूंपुर में मिलेंगे। मेन स्ट्रीम पे कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलते हैं यहाँ पे लोग, और उनका वॉइस दबाया जाता है, not because they don't have a voice, but because the infrastructure is such that they are not given the voice to really put themselves out there. एक कम्युनिटी या एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो बहुत फूहड़ अश्लील आइटम नंबर्स की गिरफ्त में चली गई है, और वो उसमें कॉरपोरेट भी है, उसमें शादी का बैंड भी है, उसमें बाकी सब भी हैं। जिस तरह से कि गटकाए लो दारू के साथ और ये सब जो चल रहा है, उसमें आप रेसिस्टेंस म्यूज़िक, मीनिंगफुल म्यूज़िक, या लोगों की जो डे टू डे की लाइफ है उसका जिक्र करने वाला, जैसे महंगाई डाइन खाए जाते हैं, हम लोगों ने पीपली लाइव वाला देखा, और भी इस तरह का कभी कभी झलक नज़र आती है। कोई क्या कहें, डिसेंसी, एथिक्स, मोरालिटी म्यूज़िक में आपको लगता है कभी आएगी? कभी हमारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये म्यूज़िक हमें ना सिर्फ सुनना चाहिए, इसको प्रेशर देना चाहिए, इसका सहारा बनना चाहिए? है मेरे ख्याल से बहुत। डिसेंसी तो नहीं बोलूँगा मैं, मेरे ख्याल से सब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है म्यूज़िक के, आर्ट का। आई थिंक सेक्सुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक टू हैव स्लाइस ऑफ लाइफ, a slice of life being showed in your art, whether it's paintings or whether it's music. जैसे Renaissance में We love realism in art. Absolutely, We love because it captures what life is about. तो dance music में to have someone talk about alcohol, I don't think it's a bad thing. I don't think it's a bad thing for people But to the talk about. objectification of female body, I'm talking Absolutely. about that. The objectification of bodies in general is something because unfortunately sex sells. तो लोग को पता चल गया था ना कि चलो इसको अगर हम ऐसे डालेंगे, ऐसे एक गाना घुसा देंगे मूवी के अंदर, तो इसमें पैसे कमाएंगे हम। वो पैसा फिर उस पैसे से हम फिर से नया आइटम नंबर बनाएंगे और वो वायरल हो जाएगा। मुन्नी बदनाम हुई, ये करते रहेंगे। और दैट्स द प्रॉब्लम कि मनी इज व्हाट रन्स इट। तो अगर पैसे छाप रहे हैं, अगर किसी गाने से पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें हम करोड़ों डुबाते रहेंगे उसी फॉर्मूला को। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवोल्यूशन टू हैपन म्यूजिक में। और वो सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं है, ये जो ओवर सेक्सुअलाइजिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द फीमेल बॉडी हैज बीन देयर थ्रू मोस्ट ऑफ सिनेमा आल्सो। या बट आइटम नंबर में वो एक कैप्सूल में पूरी तरह पैकेज होके आता है। दैट इज द प्रोडक्ट, या कि ये नाच रहे हैं ऐसे, और पूरी उसके फिल्म में वो होगा तो वो दूसरी तरह से नुआंस्ड होगा, लेकिन इसमें वो ब्रूटल फॉर्म में, अपने क्रूड फॉर्म में होता है। बिल्कुल, और वो फिल्म से लेना देना नहीं है। Exactly. वो बस बीच में आ गया कहीं ना कहीं। यस, वो इट इज अनफॉर्चुनेटली अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल्स। दैट्स द सैड थिंग। आप कह रहे थे ना, बैलेंस बिटवीन ऑडियंस एंड मनी, दैट इज द सैड थिंग, दैट्स वेयर द टू कोलाइड। कि उनको पता चल रहा है कि ऑडियंस को ये पसंद है, तो क्यों नहीं करते रहे हम। ये नहीं कि हम ऐसे कुछ गाना बनाए या ऐसे कुछ फिल्म से रिलेटेड बनाए जिससे वायरलिटी आए थोड़ा, वो उस गाना को डालेंगे क्योंकि वो गाना बिकेगा।
कुछ बड़े स्टार्स ने तय किया है कि वो इस तरह के आइटम नंबर्स नहीं डालेंगे अपने, और वो नहीं डाल रहे हैं, फिर भी कामयाब हुए हैं। 2024 तो इसी तरह का साल है जिसमें अच्छी फ़िल्में आई और बिल्कुल। उसमें आइटम नंबर्स नहीं थे, अश्लीलता नहीं थी, और फिर वो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिज़नेस किया है। जब हम बड़े हो रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेट 80s एंड 90s, उस वक़्त नॉन फ़िल्मी म्यूज़िक का जॉनर सामने आ रहा था। शरण प्रभाकर गा रही थी, पार्वती खान गा रही थी, डॉक्टर पलाश सेन गा रहे यस, थे, यस। फाल्गुनी पाठक गा रही थी, और भी लोग थे इसी तरह के जो गुरदीप मान को तो हमने वहीं सुना हाँ, था, हाँ, बिल्कुल। है ना? हाँ। और भी लोग थे। इनफैक्ट उनको भी एक और जो सरदार सिख बड़े वो हैं, पॉप म्यूज़िक करते हैं, उनको भी हमने वहीं सुना था। हुँ। तो मीका सिंह के बड़े भाई, ओहो! हम्म, मैं भी नाम भूल रहा हूँ अभी। हद हो गई। सॉरी सर। आपको हमने बहुत सुना है। तो हम लोग उनको सुन रहे थे, और हमें म्यूज़िक, फ़िल्म म्यूज़िक से के बजाय हम उनके लिए, वो कैसेट का ज़माना था, हम कैसेट लेके हुँ, आते हुँ, थे हुँ। और टेप रिकॉर्डर पे वो गाने सुनते थे। वो नॉन म्यूज़िक था, हमें अच्छा लगता था। थोड़ा वेस्टर्न म्यूज़िक भी सुनते थे उस वक़्त, ये मॉडर्न टॉकिंग वग़ैरह आया था, ये सब चल रहा था, और ये भी। तो एक उम्मीद बंधी थी। हमारी जनरेशन में भी गिटार का क्रेज़ होता था, जी, ऐसी जी। बात नहीं है। वो तो रॉकस्टार दिखते हैं आप वैसे भी। अरे कम ऑन! तो हम हमारे लिए भी ये सारी चीज़ें बड़ी, लेकिन मामला ज़्यादा बढ़ा नहीं आगे। अभी सेकंड वेव आ गई है उसकी, अभी नॉन फ़िल्म म्यूज़िक आया है, और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ईज़ी हुआ है और डिजिटल वर्ल्ड है अब, तो हम हर जगह का म्यूज़िक सुन पा रहे हैं, हमें उस तरह से पैसे खर्च करके नहीं खरीदना पड़ रहा है। हुँ। मगर वो सैंक्टिटी अभी भी नहीं आई है, और ये सारे हमारे जो कलाकार जो नॉन फ़िल्मी काम कर रहे थे, दे एंड अप in films only, and then only they become so popular that their non filmy stuff also gets, highlighted and बिल्कुल, वो get ट्रैप है। traction. वो ट्रैप है। हाँ। तो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भारत के फिल्मों ने भारत के म्यूजिक को पनपने नहीं दिया। उनके यहाँ फिल्में अच्छी नहीं बनती, कबाड़ा फिल्में बनती हैं, तो उनका म्यूजिक बड़ा अच्छा हो गया है। क्या ये दोनों में से कोई एक ही सर्वाइव करेगा? मुझे लग नहीं रहा कि एक सर्वाइव करेगा। मुझे लग रहा है कि एक्चुअली म्यूज़िक का जो अब जितना जैसे आप कह रहे थे ना, ये डिजिटल वर्ल्ड एक अलग-सा वर्ल्ड है अपने में, और वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अब म्यूज़िक अब अनफॉर्चुनेटली कंटेंट नहीं है, लेकिन लोग अब कंटेंट बनाते हैं म्यूज़िक को मार्केट करने के लिए। लेकिन वो अपना ही प्लेटफ़ॉर्म है। तो देयर इज़ मोर वेज़ टू लिसन टू म्यूज़िक नाउ देन जस्ट द रेडियो और जस्ट फ़िल्म। तो फ़िल्म तो करता रहेगा अपना जो करना है। लेकिन मुझे ये ट्रेंड भी दिख रहा है कि आजकल गुड सिनेमा इज इन डिमांड। पीपल वांट टू वॉच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अभी ये केरला से इतने सारे प्यारे या, प्यारे मूवीज आ यस, रहे हैं। अभी नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स आर वेरी, आई थिंक, वेरी क्रूशल इन हेल्पिंग द रिसर्जेंस ऑफ गुड सिनेमा। मतलब वहाँ पे खराब भी आता है काफ़ी कुछ, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट उन फ़िल्मों को मेन स्ट्रीम पहुँचने के लिए वॉइस मिल रहा है, सबटाइटल्स मिल रहे हैं, ये सब हो रहा है। और उसमें मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव म्यूज़िक इन बिटवीन द, ये मतलब गाना डाल दिया बीच में। साउंड ट्रैक्स आर गेटिंग मोर एंड मोर नोटिस नाउ, क्योंकि साउंडस्केपिंग जो मूवी के साथ जाता है, उससे लोग को नॉस्टैल्जिया आता है कि अच्छा, वो उस मूवी में मैंने उस सीन को देखा और मुझे साउंड ट्रैक बहुत प्यारा लगा। जैसे ग्लैडिएटर में लोग बहुत सुनते हैं। ग्लैडिएटर एक मूवी आया था 2000s में यस, कहीं, यस। हाँ। तो वो उसका साउंड ट्रैक कितना पॉपुलर है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का साउंड ट्रैक बहुत पॉपुलर है। तो ऐसे मतलब दीज आर थिंग्स दैट आई कैन सी हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो नाउ, कि लोग बहुत पे अटेंशन अब बॉलीवुड से जाके सिनेमा पे आ रहा है। और म्यूज़िक इंडस्ट्री खुद अपना में एक एंटिटी ग्रो हो रहा है। बहुत नेसेंट स्टेज में है दोनों, आई थिंक, बट धीरे धीरे हो रहा है। मुझे पॉजिटिव आउटलुक तो है थोड़ा, कि दोनों अपने एंटिटीज़ अब बन रहे हैं धीरे धीरे और बढ़ेंगे। बॉलीवुड तो रहेगा, वो तो अब देखते हैं क्या होता है। आप बहुत होपफुल बातें कर रहे हैं, तो अब मैं ये पूछ ही लेती हूँ कि पैशन और पैसा, ये दोनों को कंबाइन किया जा सकता है? और कंबाइन करके उसको कामयाब बनाने तक के बीच का जो इंतज़ार है, वो इंतज़ार कितना लंबा हो सकता है किसी के लिए? और आप उनमें से हैं जिन्होंने पैशन को फ़ॉलो किया, 14 साल से हैं। हाँ जी। हाउ द जर्नी हैज़ बीन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग योर लाइवलीहुड? पैशन और पैसा हर सब के लिए अलग होता है।
आजकल के ज़माने में ओवरनाइट सेंसेशन बनना आसान होता है, लेकिन वो भी डबल एज सॉर्ड है, क्योंकि कंसिस्टेंटली अच्छा आर्ट बनाना मुश्किल होता है। तो अगर एक बार तुमने मार दिया एक छक्का, मुश्किल होता है उसको बार बार रेप्लिकेट करने के लिए। तो उसमें यही सब चीज़ें आ जाते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी, कितना ब्रांड कर चुके हो, और बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लोग सोचते हैं कि आसान है, मतलब ठीक है, बेडरूम में बैठ के लैपटॉप है तो गाना बना दिया है, डाल दिया है। उसके पीछे इतना सारा काम जाता है, क्रिएटिव क्रिएटिव एनर्जी जो उसमें जाता है, सालों लगते हैं कभी कभी एक गाना निकालने में। उसके साथ साथ अ, एक उसको अच्छे से प्रोड्यूस करना, कोई मिक्स इंजीनियर को लाना, फिर उसको मास्टर करवाना, उसके लिए म्यूज़िक वीडियो बनाओ, उसको अब मार्केट करो तो मार्केटिंग के लिए पैसे अलग से करो, फिर पीआर के लिए पैसे अलग से करो, मेलिंग लिस्ट बनाओ, इन जर्नलिस्ट को भेजना है, वो जर्नलिस्ट लिखेंगे भी नहीं, पता नहीं, तो वहाँ पे भी कभी-कभी कंट्रीब्यूशन माँगते हैं, उनको भी पैसे दो। एक गाना बनाने के लिए इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो वहाँ पे पैसे कहाँ कमा रहे हो? वहाँ पे तो प पैसे ब्लीड कर रहा है बेसिकली। उसको ऑफसेट करने के लिए लोग या तो शादी गिग या कॉर्पोरेट शोज़ करने लग जाते हैं, अगर वो अच्छे हैं और इन डिमांड है, या तो वो पढ़ाने लग जाते हैं, या तो वो गिव अप कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डू म्यूज़िक एज़ अ हॉबी, वो साइड-साइड में करते रहेंगे, फिर उनको अगर लकी हो जाएँगे वो, अगर उनको मिल गया बिग ब्रेक तो वो करेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली उसको उस पहिया को टर्न चलाए करते रखने के लिए। चलाए रखने के लिए बहुत सारा रिसोर्स चाहिए होता है। तो इवेंचुअली लेबल तो आ जाता है उसमें, या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी आ जाता है, या तो वो पूरा लाइफ हो जाता है तुम्हारा कि जो सुबह। बड़े मेट्रोज़ में नहीं है जो आर्टिस्ट, जो बॉम्बे में नहीं है हाँ, हाँ। या दिल्ली, बैंगलोर में नहीं है। कोई बिहार में है, कोई उड़ीसा में है, कोई नॉर्थ ईस्ट में है, कोई यूपी के किसी ऐसा नौजवान लड़का या लड़की जो म्यूज़िक परस्यू कर रहा है, उसको तो शादी भी नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा? मुश्किल है, उनको मुश्किल है। वही अब वो लक पे सब डिपेंड करता है कि मतलब शादी करने की बात नहीं कर रही हूँ, शादी में हाँ। जाके एक बार गाने की बात कर रही हूँ। खुद की शादी में तो बहुत गा सकते हैं। वहाँ पैसे तो नहीं मिलेंगे वैसे। हाँ, मतलब हाँ, बड़े शहरों में ही उस तरह की मोटी बिग फैट वेडिंग्स होती हैं। बिल्कुल। छोटे शहरों में वहाँ के स्टैंडर्ड की होती है, उसका बजट भी उसी तरह का हाँ, होता है। बिल्कुल। तो क्या करेगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनके लिए, और उनका शेयर ऑफ वॉइस भी बहुत कम है। वो वैसे भी स्टेट में माइग्रेट ही करके आते हैं। बिहार से भी जो लोग आईएएस एस्पिरेशन से आते हैं, दिल्ली आते हैं या तो मुंबई जाते हैं वो लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेकंड टियर सिटीज़ से लोग माइग्रेट करके ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगा। तो इवन द आर्टिस्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट हू आर समव्हाट हैविंग सम शेयर ऑफ वॉइस, कहीं आपको विपुल छेत्री दिखेगा या ताबा चाके दिखेगा, वो सब दिल्ली आते हैं। दिल्ली आके ही काम करते हैं वो, या तो मुंबई जाते हैं, और मुंबई में तो उसका वर्क एथिक ही अलग है। वहाँ उस शहर का बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन पे सब कुछ, वेरी मैन्युफैक्चर्ड, इट्स अ वेरी स्ट्रेट सिटी, और वहाँ पे सब फॉर्मूला से ही चलता है, बिकॉज दैट इज़ द प्लेस वेयर द म्यूजिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया बेसिकली रिसाइड्स। टक, 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 टक। टक 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 सब कुछ, डेडलाइंस पे सब कुछ चल रहा है, पैसे पे सब कुछ चल रहा है। आपको अगर वहाँ जाना हो तो फिर बहुत सारे जो सिंगर्स हैं वो वहाँ जाते हैं ताकि उनको वहाँ पे सक्सेस मिले, लेकिन वहाँ पे जाके भी गोस्ट राइटिंग कर रहे हैं। गोस्ट राइटिंग करते करते उनको थोड़ा पैसे मिल रहा है, लेकिन वो रेंट पे करने के लिए एक तो म्यूज़िक इज़ नॉट अ, इट्स आर्ट इन जनरल इज़ नॉट गारंटीड इनकम, कि मुझे महीने के एंड पे इतना मिलेगा, मुझे पक्का पता है इतना मिलेगा, टीडीएस इतना कटेगा, मुझे इतना मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। मुझे मैं या तो 2 लाख कमा सकता हूँ, या तो 50,000 आएँगे या 10,000 आएँगे, मुझे पता ही नहीं है, और मुंबई में रेंट देना कोई मामूली बात नहीं है। सो टू गो टू मुंबई, वहाँ पे पहले सेविंग्स होने चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ जाके फाउंडेशन पहले बिल्ड कर रहे हो कि अच्छा, लोगों से मिलने जाऊँगा अब मैं, डेमोज़ दूँगा, उनको मेरा आवाज़ पसंद आएगा, फिर जाके मुझे शायद से कुछ काम मिलेगा। अगर काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सेविंग्स है, रेंट पे कर चुका हूँ, चलो रेंट सॉर्ट हो गया मेरा, अब और मीटिंग्स करूँ, उस प्रोड्यूसर से मिल लूँ, अच्छा मिल गया, वो मुझे गाना गाते सुना, ही नहीं डज़ नॉट, सुनेगा। हाँ, ही डज़न्ट लाइक माय वॉइस, गाना नहीं सुनना उनको, लेकिन लिरिक्स पसंद है, तो कोई और गाएगा, लेकिन मैं लिखूँगा, मैं प्रोड्यूस करूँगा, कंपोज़ करूँगा, कोई और गाएगा, तो मेरा नाम तो जा नहीं रहा है उसपे, लेकिन पैसे मिल रहे हैं। तो इंडस्ट्री ऐसा है कि उसमें इतने सारे न्यूआंसेस है, इतना सारा मशीनरी चल रहा है उसमें, कि लोग के लिए काम है, लेकिन वो काम क्रिएटिव काम है, वो एक बात है, पैसे दे रहा है, वो एक बात है, और अगर वो जो तुम करना चाहते हो, वो अलग चीज़ है।
Most people are trying to balance the three कि am I being creative, am I getting money, is this what I want to do. और वो बचपन का ड्रीम जो है ना सबका कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, एक दिन मुझे अपना पिक्चर देखना है सिनेमा में, या एक दिन मुझे वेम्बली स्टेडियम बजाना है अपना बैंड के साथ, या मुझे 20,000 लोग के सामने अपना गाना गाना है और वो भी लिरिक्स गा रहे होंगे मेरे साथ में, वो बहुत कम होता है। ये लोग, उनको रियलिटी चेक मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, मुझे पैसे अगर कमाने हैं इससे, तो ये भी करना पड़ेगा मुझे। इट्स लाइक कॉर्पोरेट एंटिटी। जैसे जब मैं पीआर में काम कर रहा था, तो मैं यही कर रहा था। उनको राइटिंग बहुत पसंद था मेरा, तो मुझे बोला गया था कि अच्छा तुम्हारे पीपल स्किल्स अच्छे हैं और राइटिंग अच्छा है, तो क्लाइंट फेसिंग होंगे और आधे टाइम आर्टिकल्स लिखोगे। लेकिन आर्टिकल्स किसके लिए लिख रहा हूँ मैं? सीईओज के लिए लिख रहा हूँ, और नाम उनका जा रहा है, लेकिन सारा रिसर्च, सारा राइटिंग, सारा प्रूफ रीडिंग मैं कर रहा हूँ। एक ईमेल जाता है, पेपर में उनका नाम छपता है, और ये हर इंडस्ट्री में होता है। बाप रे! हाँ। तो भाई जो सारे मोटिवेशन गुरु आपको बता रहे हैं कि पैशन फ़ॉलो करो, वो पैशन फ़ॉलो करने का जो रास्ता है वो बहुत कटीला रास्ता है। लेकिन पॉसिबल है। जो मैंने रास्ता लिया है उसमें मैंने काम तो बहुत कर रखा है, मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है अपने क्राफ्ट में, साथ साथ में मैंने डिसीजंस भी बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ना मुझे ये शादी वादी बजाना है हर टाइम पैसे कमाने के लिए, ना मुझे गोस्ट राइटिंग करना है किसी के लिए। अगर मैं बजा रहा हूँ और मैं म्यूज़िक अगर रिलीज़ कर रहा हूँ या मैं स्टेज पे बजा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ऑडियंस के लिए बजाना है जो मेरे को देखने आए हैं, चाहे वो 5 लोग हो, चाहे वो 20,000 लोग हो। तो जो मेन स्ट्रीम जॉब होता है वो आपका साइड हसल था, वो टू सस्टेन योर म्यूज़िक। बिल्कुल। और वो भी एक्चुअली एक परसूट ऑफ पैशन ही था। जब मैंने मीडिया में काम किया था, मुझे मीडिया एक्चुअली बहुत पसंद था, मीडिया इंडस्ट्री, और मुझे हमेशा से लिखना बहुत पसंद था, रिसर्च बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा जर्नलिज्म इज़ वेयर आई वांट टू बी। और मुझे बहुत माय टाइम इन द इंडियन एक्सप्रेस इज़ अ वेरी बिलव्ड टाइम फॉर मी, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें की है और ऐसे काम किया है जो अभी तक बहुत प्राउड हूँ उसके बारे में। ऐसे आर्टिकल्स मैंने रिलीज़ किया था। एक आपके कैंपेन में 3 वेस्ट दिल्ली के 3 कैंडिडेट थे जरनैल सिंह नाम के। तो सारे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कन्फ्यूज़ थे कि कौन है असली जरनैल सिंह, किस जरनैल सिंह के लिए पैसे वो वोट डाल रहा हूँ मैं। तो वो एक स्टोरी गलती से हमने छाप दिया था, और वहाँ पे 50 कॉल आए हमारे कि आपने ऐसे कैसे छाप दिया, आप तो इंटरव्यू के लिए आ गए थे जरनैल सिंह का, आपने कुछ और ही लिख दिया। एक रैकेट भी हमने एक्सपोज कर लिया था ई रिक्शास का। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैंने किए थे उस टाइम पे जो मुझे बहुत खुशी मिली थी करके। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक पैशन हो सकता है किसी का, 2-2 पैशंस हो सकते हैं, बट वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने डिसाइड किया था कि चलो मुझे म्यूज़िक में अगर पैसे मिल रहे हैं और मुझे इसमें पैशन था पहले से ही, तो क्यों नहीं इसमें सारे मैं अपने कार्ड्स डाल के लेता हूँ कि क्या होता है। और थैंकफुली अभी चल रहा है सब कुछ, लेकिन उसके साथ-साथ में बहुत कुछ किया है मैंने ताकि वो जर्नी मेरा चलता रहे। तो मैंने एक तो आपको बता दिया था कि पीआर में काम किया, अभी भी मैं कर रहा हूँ कंसल्टेंसी, जिससे मुझे थोड़े पैसे आते हैं और अच्छे पैसे आते हैं। अभी न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहा हूँ। कंसल्टेंसी नहीं, वो नॉन प्रॉफिट है जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करते हैं, साउथ एशियन माइनॉरिटीज़ के साथ काम करते हैं, उनको हेल्थ केयर दिलाने के लिए, उनको एजुकेशन दिलाने के लिए, लैंग्वेज असिस्टेंस दिलाने के लिए। तो वो कम्युनिकेशन मार्केटिंग वगैरह उसका स्ट्रैटेजी मैं उनको हेल्प करता हूँ काफ़ी, कंटेंट। बट वो जॉब लाने के लिए अब, और वो रिमोट है तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम गोज़ इन म्यूज़िक। मैं बहुत टूरिंग कर रहा हूँ और बहुत सारा काम म्यूज़िक में ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फ़्लाइट लेके जा रहा हूँ कहीं, मैं पहुँच गया होटल में, तो ऑफिस से मुझे कॉल नहीं आ रहा, लैपटॉप है मेरे पास, मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ अभी उसका, और 2-3 घंटे लगते हैं। बट उस जॉब को लाने के लिए जितना मुझे पहले काम करना पड़ा, वो बहुत सारा था। वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था, 2 कोर्सेज़ किए हैं मैंने, उससे पहले इंटरव्यूज़ भी अच्छे करे हैं। तो इट्स इट्स अ गेम ऑफ लक, प्रिविलेज एंड गुड मास डिसीजंस। कॉम किया आपने? हाँ जी, मास कॉम किया था और मैंने। क्या-क्या पढ़ाई की? मैंने मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टाइम कैसे मिला मुझे इतना सारा पढ़ाई करने के लिए। पहले मैंने ग्रेजुएशन किया अपना इंग्लिश में। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक पोस्ट ग्रेड किया, डिप्लोमा मीडिया स्टडीज़ एंड जर्नलिज्म में। फिर उसके बाद मैंने काम किया इंडियन एक्सप्रेस में।
इंडियन एक्सप्रेस में काम किया 1.5 साल। उसके बाद क्विट करके मैंने म्यूज़िक ही किया बहुत सारे टाइम के लिए। फिर मैंने एक और पोस्ट ग्रेड किया इन एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, वो भी 1 साल चला। फिर उसके बाद पीआर में काम किया मैंने 1.5 साल। फिर उसको क्विट करके अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स कर रहा हूँ ऑनलाइन। लेकिन वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडस्ट्री में काम आएगा, क्योंकि अब सब कुछ फ़ोन पे चलता है। चाहे मैं अभी आपसे बात करूंगा, अब मुझे ऐड आ जाएगा किसी गौले भाई का बिल्कुल। या पता नहीं, क्योंकि तो सब सुनते हैं वो। तो डिजिटल मार्केटिंग वो एल्गोरिदम क्रैक करने के लिए और आर्टिस्ट बन के मुझे बहुत फ़ायदेमंद लग रहा है। बट अगर वो मेरा फेल सेफ भी है कि बाय चांस अगर एक दिन मुझे नहीं करना म्यूज़िक, या मुझे सिवियरली लग रहा है कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ म्यूजिशियन, तो कम से कम मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन है। लेकिन वो रखना बहुत सब्जेक्टिव डिसीजन है। मुझे लगता है कि जितने भी बैकअप ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, उतने ही कम सीरियसली लोगे अपने आर्ट को। और आर्ट को एक ऐसे इमोशनली चार्ज्ड चीज़ है जो बैकअप ऑप्शन से आपको उतना क्रिएटिविटी मिल करके नहीं मिलेगा। एज बैंड भी इसमें कोई मैटर करता है? जैसे हम रेमो रेमो फर्नांडिस को अब देखते हैं, हाँ, है ना? फिर आपकी मैं बातें सुन रही हूँ और आपने कहा कि फेल बैक, है ना? तो ये सारा कुछ मुझे फिर अब इस इनसिक्योरिटी की तरफ ले जा रहा है जो हर इंसान को बहरहाल फेस करनी होती है। लेकिन एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोग इससे नहीं गुजरते हैं। जितने बुजुर्ग होते जाते हैं उतना ही ज़्यादा कंसोलिडेट होता होता बिल्कुल, जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। वो आर्ट में भी होता है एक्चुअली, बट जैसे हर हर कॉर्पोरेट एंटिटी में या हर इंडस्ट्री में एवोल्यूशन तो होता है, टेक्नोलॉजी नया आता रहेगा, उसको सीखना है। लेकिन ये उनके पास एडवांटेज है कि वहाँ पे लोग हैं सिखाने के लिए। खुद से सीखना मुश्किल चीज़ है, लेकिन वो लोग टिक जाते हैं जो सीख जाते हैं और जो इवॉल्व करते हैं साथ-साथ। ऐसे तो अभी ये कोल्ड प्ले जो अभी टूर कर यस। रहा है दुनिया भर, हाँ। वो कब से है? 90s से है। यस। अभी तक रेलेवेंट है और हाँ। 3-4 शोज़ करने पड़ रहे हैं उनको, क्योंकि हर शो उनका सोल्ड आउट है। वो हम भी भी तो उनको उसी ज़माने से 90 से जब हम बड़े हो रहे थे बिल्कुल। तब से सुन रहे हैं। और वही जब ब्रायन एडम्स भी अभी टूर यस, पे चल रहे हैं, यस। और ये सब ज़मानों के साथ मतलब वो कर रहे हैं। एल्टन जॉन कब से चल रहा एल्टन जॉन, ये रेलेवेंट रह चुके हैं। और क्योंकि म्यूज़िक तो एक चीज़ है, कोल्ड प्ले जैसे है? हुँ। बैंड म्यूज़िक से रेलेवेंट रह चुके हैं, क्योंकि उनका पहले पॉप रॉक हुँ। साउंड था, बीच-बीच में डांस म्यूज़िक भी करने लग गए थे वो, और अब जाके उनका और भी मॉडर्न साउंड हो चुका है। वो उनके वीडियोज़ इतने लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं, वो एआई यूज़ करते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें रेलेवेंस बनाने के लिए होते हैं, और वो टिक जाते हैं क्योंकि अब बच्चे भी सुनते हैं उसको, क्योंकि उसका जो पैकेजिंग है वो प्यारा है। लेकिन एल्टन जॉन जैसा है कोई, वो तो ही इज़ अ पर्सनैलिटी, या और वो पर्सनैलिटी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, वो ब्रांड बनाने दैट के लिए। बट डेडिकेशन इज़ नेक्स्ट लेवल। एंड ही ओन्स इट। तो वो आर्टिस्ट का एक दूसरा, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट, व्हिच इज़ स्टेइंग ट्रू टू योर आइडेंटिटी, या कि जो तुम्हें बोलना है, मैं एज एन आर्टिस्ट दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, वर्सेस व्हाट आई थिंक पीपल वांट मी टू बी। या और फिर वो फैब्रिकेशन जो आती है, वो आर्टिफिशियलिटी लोग देख लेते हैं एंड लोग। पॉलिटिकल कॉन्शियस वेस्ट में तो हम देखते हैं कि दे आर वियरिंग इट ऑफ देयर ऑन देयर स्लीव्स। बिल्कुल। कभी उनको छुपाना नहीं पड़ता। शिवा जी, यहाँ पे मुझे सोचना पड़ता है कि मैं सोशल मीडिया पे, अब तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं जितने भी कैप्शंस लिखता हूँ, मैं मेरा राइटिंग का जो पैशन है वो मैं कैप्शंस में डाल देता हूँ, तो मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ। बट लोग बहुत सोचते हैं कि मैं अगर कुछ डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे तो क्या लिखूँ यहाँ पे, ये पॉलिटिकली करेक्ट है कि नहीं, ये मैंने कुछ बोला है इस रील में, वो मैंने प्यार से बोला है कि नहीं बोला है, लोग को पसंद आएगा कि नहीं, पर कितना सेकंड गेसिंग हो रहा है अब, और स्पेशली आर्टिस्ट को हो रहा है, क्योंकि सबको वही चाहिए कि एक्सेप्टेंस। After और seeing the visuals of Diljit Dosanjh, everybody has to think about what they have been saying एग्जैक्टली। and whether they have the right to, go beyond beyond the limits of their arts. लेकिन वही सेफ्टी, दैट सेफ्टी नेट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू रिलाई ऑन, क्योंकि जो एक चीज़ दिलजीत दोसांझ ने किया, वो स्टेज पे जो बातें की हैं वो वायरल हुई थी। ये नहीं हुआ है कि जो इंटरव्यू अभी मोदी जी के साथ किया है, और जो प्रोवोकेटिव चीज़ें हैं वही लोग को सुनना है। चाहे वो हेटर्स आए, हेटर्स तो आते रहेंगे, बट पीपल विल रिकॉग्नाइज समवन बीइंग ऑथेंटिक, और वो ऑथेंटिसिटी लाने के लिए यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, और वो दैट कंफर्ट विल कम विद कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस आएगा काम से, और काम आएगा हार्डवर्क से। तो वही इतना सारा मशीनरी उससे पहले भी चल रहा है, तो उसको लाने के लिए बहुत सारा
अवेयरनेस चाहिए होता है और बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। अब देख विच ब्रिंग्स मी पॉलिटिकल सवाल पर हम लोग आ गए, तो ब्लैक म्यूजिक पर मैं आना चाह रही थी। ब्लैक म्यूजिक एक जॉनर के तौर पे नॉट ओनली अमंग ब्लैक बट इट वाज अ ग्लोबल फिनोमेना। हाँ और हमने तो कोर्स में पढ़ा ब्लैक म्यूजिक के बारे में कि भाई ये भी कोई ये चीज़ होती हो और ये किस रिएक्शन से आती है। फिर हमने वो फिल्में भी हमें पढ़ाई जाती थी, दिखाई जाती थी, जो ब्लैक लाइव्स के बारे में थी। भारत में कास्ट इज़ मोर ऑप्रेसिव देन द रेस, ठीक है। और वो द वे इट हैज़ परमिएटेड एवरीवेयर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। भारत में ये कॉन्शियसनेस, ये डिसेंसी कब आएगी कि कोई अपर कास्ट का इंसान बहुत आराम से इस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाएगा? वी आर स्टिल नॉट सीइंग दीज थिंग्स हैपनिंग इन इंडिया। 21st सेंचुरी है और हम भारत से निकल के अमेरिका में सिएटल में एंटी कास्ट लॉज बनवाने तक पहुंच चुके हैं। हमने कास्ट एक्सपोर्ट कर दी है और कास्ट को अभी भी, कास्ट के सवाल के साथ हम अभी भी ईमानदार नहीं हैं, डिनाइल में हैं। आई थिंक दैट द पॉलिटिकल क्लाइमेट इज सच कि वो अभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है इन प्लेस, वो वहाँ के एमपीज बोल रहे हैं कि आपके आप ब्राह्मण है तो 4 बच्चे किए आपको 1 लाख मिलेगा। अगर वो रेटोरिक अभी स्टेट से ही आ रहा है तो ग्रास रूट्स लेवल पे क्या ही हो रहा होगा। तमिलनाडु पे अगर इतना सारा सुनने को मिल रहा है अब आर्टिस्ट से कि ये रियलिटी है, यहाँ पे हम एक कास्ट ऑपरेशन हो रहा है और हम अब उसके खिलाफ म्यूज़िक बनाएंगे। यहाँ पे हिंदी हार्टलैंड में तो नहीं मिल रहा है इतना सारा कुछ सुनने को, क्योंकि वो आवाज़ें बहुत दबाते हैं लोगों की। डाउन साउथ है थोड़ा अभी है, देयर इज़ अ रेजिस्टेंस मूवमेंट दैट इज़ स्लोली बिल्डिंग एंड इट्स बिल्डिंग फास्ट। बट ये नॉर्थ ईस्ट में भी मोस्ट ऑफ द म्यूज़िक दैट कम्स फ्रॉम देयर इज़ आइदर फोक म्यूज़िक और म्यूज़िक दैट इज़न्ट रीचिंग पीपल्स ईयर्स। वो वहीं शिलोंग में बजा रहे हैं या तो आसपास के वेन्यूज़ में बजा रहे हैं, या मेन स्ट्रीम में बहुत कम आते हैं। या तो ये अगर प्रोमोटर्स है दिल्ली में या मुंबई में जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक फेस्टिवल्स क्यूरेट कर रहे हैं तो वहाँ से लेके आते हैं लोगों को, लेकिन वो उससे क्या ही होगा। पीपल सिनेमा मूवमेंट में भी नहीं आया वो। मैं तो सिनेमा के नज़र से भी देखती हूँ कि म्यूज़िक के जॉनर में कुछ भी नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा अमीरी गरीबी पे बात हो रही है, क्लास तक रुका हुआ है मामला। वो तो अभी हर दिन या स्त्री पुरुष, जेंडर और क्लास, बिल्कुल कास्ट भी है। अभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया में हर दिन कुछ ना कुछ दलित लोगों के खिलाफ कुछ मीडिया आर्टिकल मिल रहा है, या तो किसी का रेप हो रहा है या तो किसी का घर उड़ा दिया गया है। वो अभी रेटोरिक ही इतना स्ट्रांग है कि अभी कास्ट के लोग बोलते रहते हैं कि इतना टाइम हो गया, कास्ट तो इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम, रिजर्वेशंस हटा दो, क्यों चाहिए रिजर्वेशंस। इतना डीपली रूटेड है हमारे सोसाइटी में कास्ट अभी भी। यूनिवर्सल डिसेंसी हमारे आर्ट फॉर्म्स में तक नहीं पहुंची है, या डिनाइल मोड में है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, सबको पता है, बात कोई नहीं करता है, या पता ही नहीं है, या उनको लगता है कि यही दिस इज़ द राइट ऑर्डर ऑफ थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। तो इतना दुनिया की शायद सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री अब हो गई। हमने सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस करने का रिकॉर्ड बना लिया भारत ने। तो अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, जिसमें हम लीडर्स हैं, उसमें अगर हम डिनाइल मोड में हैं या ऑप्रेसिव हैं, तो हमारे सारे क्लेम्स जो हैं वो धराशायी हो जाते हैं। बिल्कुल। और हाँ, मतलब एवरी ईयर ग्रैमी हो या ऑस्कर हो, हम एक पॉलिटिकल मुद्दे को देखते हैं। हमने 2 साल से हम देख रहे हैं पैलेस्टाइन के ऊपर। भारत में इतने फिल्म फेस्टिवल हुए, पैलेस्टाइन इज नॉट मेंशन्ड। अब वही ना, सेफ्टी नेट की ही बात है कि मतलब अगर कुछ बोलें तो वो पॉलिटिकली करेक्ट है कि नहीं है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर मैं कुछ बोलूं तो। इन द आर्टिस्टिक स्फीयर को छोड़ो, अब फिल्म इंडस्ट्री में आप खुद ही देख लो कितना प्रोपेगेंडा आ रहा है वहाँ से, और लोग को समझ में नहीं आ रहा कि प्रोपेगेंडा है ही नहीं, इतने अच्छे से डिस्गाइज किया हुआ है। हाँ, या तो उरी पे हो या पाताल लोक पे हो, मतलब जो भी हो, मतलब इट्स ये कश्मीर बोल रहा हूँ, सॉरी, केरला स्टोरी जो आया था। इतना झूठ दिखा सकते हैं, पीपल डू नॉट रिएक्ट टू इट। पीपल रिएक्ट, वो तो जो रील्स आते हैं या जो मीडिया आउटलेट्स उसको उसके बारे में लिखते भी हैं या कंटेंट बनाते हैं, कहते हैं कि ये क्लेम्स जो है फॉल्स है, लोग बोलते हैं उस पर सीधा कि ये तो किसी लेफ्टिस्ट पार्टी का जेब में है, ये तो एकदम सच है, कैसे बोल सकते हो कि नहीं है। और हज़ारों कमेंट्स दिखते रहते हैं ऐसे, क्योंकि लोग ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं एकदम।
लेकिन प्रोड्यूसर ने खुद ही कह दिया कि नहीं नहीं ये तो फॉल्स फिगर है, वो तो 3 केसेस थे, 3 केसेस में भी सब एक ही केस है एक्चुअली, वही बाकी 2 केसेस तो कुछ और ही थे। तो डायरेक्टर ने भी बोल दिया कि देयर वर ओनली 3 केसेस, जिसको उन्होंने 33,000 कहा था, बट स्टिल पीपल वेंट विद द फॉल्स नैरेटिव ओनली, यस दे वांटेड टू बिलीव दैट। हाँ, पीपल वांट टू बिलीव इट क्योंकि वो नेशनलिस्ट फर्वर जो इतना बन चुका है ना, वो सैफ्रनाइजेशन जो हुआ है, वो इट्स नॉट जस्ट हियर, हर जगह वो नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट है वो हैमर कर रहे हैं अंदर लोगों की कि तुम्हारा देश है, तुम्हारा ये कम्युनिटी है, सिर्फ ये तुम्हारा देश है। हाँ एग्जैक्टली तुम्हारा देश है, तुम्हारा देश रहना चाहिए। वो कहाँ के बाय चांस यू आर बोर्न इन दिस कम्युनिटी, इन दिस प्लेस, इन दिस कंट्री, अगर बाय किसी अदर चांस अगर हुआ कहीं और होते, क्या मैं बीइंग अ प्राउड इंडियन इज व्हाट, इट्स बीइंग प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव बिल्ट, नो नॉट कि मैं इस कम्युनिटी में बॉर्न हुआ हूँ तो अब आई विल बी प्राउड ऑफ द इंडिया दैट आई हैव मेड। That is a different pride from being proud of an Indian, being proud of an India where my community is something I'm proud of, जिसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है उसमें। एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ, Accidents of birth, exactly. मैं ये सोचती हूँ जो आज यहाँ पर इस तरह का जिंगोइज्म करते हैं, वो पड़ोसी देश में पैदा होते तो क्या करते हैं? वहाँ भी तो बच्चे पैदा हो रहे हैं उस कम्युनिटी के, वहाँ पर भी तो ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सारे लोग हैं, तो उनको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं होना चाहिए? पुण्य भूमि से ही प्यार होना चाहिए। और वही तो है ना, मतलब वो प्यार बनाने के लिए कम्युनिटी चाहिए होता है, और कम्युनिटी डिविसिव होके नहीं हो सकता है। डिवाइसिव जो पॉलिटिक्स चल रहा है अभी हमारे देश में, इट इज़ टू बिल्ड अ सेंस ऑफ एनिमिटी अगेंस्ट अनदर कम्युनिटी, नॉट कि हम आपस में प्यार बढ़ाएं। और वो आर्टिस्ट्स आई थिंक आर द फ्यू पीपल हु कैन एक्चुअली बिल्ड दैट सेंस ऑफ कम्युनिटी। लेकिन वो जब तक नहीं होगा, तब जब तक स्टेट बोलता रहे कि इनको बांटना इनको है। नहीं मानना है, या इनका भी नहीं मानना है, यहाँ आपस में रहो, वो सेंटिमेंट वही आता रहेगा उसमें, दैट हेट्रेड विल कीप गेटिंग फ्यूल्ड। पर्सनली ये कितना अफेक्ट करता है एज एन आर्टिस्ट? मुझे तो काफ़ी करता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग डरते हैं, बोलने से डरते हैं, और ख़ास तौर पे जो टीचर्स है उनको मैंने देखा हुआ है कि उनको बहुत अफेक्ट कर रही है। एजुकेशनल सिस्टम जो हमारा है वो अब थोड़ा फेल करने लग गया हमें, क्योंकि वहीं से तो हम सीखते हैं कि जो सिस्टम्स है प्लेस में उसको रिफॉर्म कैसे करना चाहिए, उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें एवोल्यूशन कैसे हो सकता है। लेकिन अब हम पीछे ही चल रहे हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वी आर स्टिल trying to rewrite history which has already been there, instead of moving forward and learning how to build. And the reason why that's happening is because state का agenda अलग ही है। state का agenda है कि हम power में जितनी देर तक रह सकते हैं रहेंगे, जितने पैसे हम ले सकते हैं हम लेंगे, और जितनी देर तक establish कर सकते हैं अपने आप को हम रहेंगे। लोग को लगता है कि अच्छा द गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, क्योंकि लिखा हुआ है कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। इट्स नॉट, इट्स फॉर देम। उनके जो एजेंडाज है वो अब हो रहे हैं धीरे धीरे, और उसी को पकड़ के बैठे हैं वो। बट हमारा क्या से है, हम कब तक साइलेंट बैठे रहें? और जो साइलेंट नहीं बैठे हैं उनको डर है कि हमें कल गिरफ्तार कर दिया जाएगा, या अगर हम कुछ बोलेंगे तो मेरे जो 10,000 फॉलोअर्स है उसमें से 500 लोग अब मुझे अनफॉलो करेंगे, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि मैं पॉलिटिकल कुछ बोल रहा हूँ। मुझे कितने सारे डीएम्स मिले जब मैं कुछ शेयर करता हूँ, या जब मैं कुछ लिखता हूँ कि मुझे तो लगा था आप ए पॉलिटिकल हैं, आप क्यों ये सब बोल रहे हो, आर्टिस्ट बन के पॉलिटिकल थोड़ी ना बनना। आर्ट इज़ पॉलिटिक्स, चाहे कुछ भी। मैं वही बात कर रहा था पहले कि इवन इफ यू आर राइटिंग लव सॉन्ग्स, इट्स देयर इज़ पॉलिटिक्स इन देयर इज़ जेंडर पॉलिटिक्स, but you can never be apolitical as an artist. It comes hand in hand with what you're trying to do, and you are the person who is putting out something with a message. तो वो मैसेज चाहे किसी भी तरह का पॉलिटिकल हो, वो पॉलिटिकल होना चाहिए। और सबको ये एपॉलिटिकल मुझे बहुत गंदी शब्द लगती है, क्योंकि सबके है ओपिनियंस, और अगर ओपिनियन नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जानना चाहिए कि आसपास में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको अच्छा कैसे बनाना चाहिए। और जब तक अच्छा नहीं बनेगा, तब रिफॉर्म नहीं आएगा किसी चीज़ में, तो इवॉल्व कैसे होगा? वही है ना, प्योरिटी की बात है। जैसे कास्ट पॉलिटिक्स में ब्राह्मण्स आर
ब्राह्मण ट्रेडिशंस और कल्चर इज प्योर, दलित्स आर डर्टी. और अगर कर्नाटक म्यूजिक में फॉर एग्जांपल अभी जो एवोल्यूशन हुआ है फाइनली, जो द डिस्पर्सिंग ऑफ द म्यूजिक इनटू अदर कास्ट्स एज वेल, नॉट जस्ट बीइंग अ ब्राह्मण ट्रेडिशन. टीएम कृष्णा का वही आर्ग्यूमेंट था कि मैं अब कर रहा हूँ तो उसका देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम डूइंग इट, टू ओपन इट अप टू मोर पीपल. और उसी से तो एवोल्यूशन होगा, उसी से नए आर्ट फॉर्म्स आएंगे. जैसे आप कह रहे थे ना ब्लैक म्यूजिक, वहीं से तो रैप has come from jazz, has come from blues, which has come, and then बीच में funk, disco ये सब हुआ था. रैप म्यूजिक ने वहाँ के चीज़ें लेके सैम्पल्स बना के नए नए गाने बनाए, नए फॉर्म बनाया, उस पे लोग रेजिस्टेंस के म्यूजिक बना रहे हैं. या नहीं है रेजिस्टेंस, अगर नहीं भी है आजकल, लेकिन एक पूरा नया आर्ट फॉर्म बन चुका है ना उससे. रैप से फिर नियो सोल आया था. इतने सारे इवॉल्व हो के आर्ट फॉर्म्स बनते हैं. पेंटिंग्स भी देख लो आप, पॉइंटलिज्म से रेनेसांस के टाइम से अभी तक मॉडर्निज्म के टाइम पे इतने सारे फ़र्क होते हैं आर्ट, अलग अलग पेंटिंग्स के या आर्ट के फॉर्म्स में. तो उससे अगर ब्रेक अवे करना है, अगर एवोल्यूशन चाहिए तो चेंज तो चाहिए, रिफॉर्म तो चाहिए. और अगर हेट बैठ के हम बोल रहे हैं नहीं रिफॉर्म नहीं चाहिए, ये प्योर रहना चाहिए, तो प्योर इज एक्चुअली बैकवर्ड्स देन. एवरी ईयर व्हेन ग्रैमी टेक्स प्लेस, तो मुझे, और हम जब से नोट कर रहे हैं तब से मुझे ये लगता है कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो हिस्पैनिक्स हों, चाहे वो लैटिनोज हों, चाहे ब्लैक्स हों, चाहे वो अमेरिकन एशियंस हो, इंक्लूडिंग चाइना एंड जापान एंड ऑल दीज आइडेंटिटीज़, इंक्लूडिंग इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लस द मिडिल ईस्ट, ये सारा डाइवर्सिटी वहाँ पर हमें देखने को मिलती है. ठीक है. एंड द फिनोमेना ऑफ माइकल जैक्सन इटसेल्फ, एक मुझे कई बार लगता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिपेंटेंस ऑफ दैट सोसाइटी, कि उन्होंने उसको लास्ट तक, आखिर तक जिस तरह से पसंद किया, और लोग रोए उसके उन गानों पर जो उसने क्रिटिसाइज करने के नज़र से किए थे, जिसमें उसमें शिकायत थी, लोग रोए. एक भी इंसिडेंस नहीं है भारत में ऐसा. हाँ, मतलब माइकल जैक्सन का फिनोमेनन तो अलग ही है. उसका वो ऑथेंटिसिटी वाली बात है ना, कि वो अंत तक माइकल जैक्सन ही था. उसके बीच में बहुत सारे इश्यूज थे, वो जैसे वो अपना एक अलग चीज है, सर्जरीज, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है बिल्कुल. तो है, बट दे डोंट केयर अबाउट अस इज देयर. हाँ, they don't care about us was a message Yeah. that he brought out, which I think है. मतलब लोग तो है इंडिया में जो इतने इम्पैक्टफुल रहे हैं, जैसे जाकिर खान जी थे, वो अभी पास हुए हुए, तो वो, बट उस लेवल का जो सक्सेस था, और या जो उस लेवल का इम्पैक्ट माइकल जैक्सन का जो था, वो ऑल्सो आई थिंक इज अ लॉट टू डू विथ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूएस का जो इंडस्ट्री. क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था उनका, माइकल जैक्सन इज अ फिनोमेना एवरीवेयर. वो हर कोने कोने तक माइकल जैक्सन का नाम हाँ मिल जाता है उनको. बट जाकिर खान जी तो एक तो क्लासिकल म्यूजिशियन थे, वो है फिनोमेना, ग्लोबल फिनोमेना, लेकिन मोस्टली एलिटिस्ट. हाँ जी. तो हाँ, इंडिया में तो कम ही लोग हैं ऐसे जिनका इम्पैक्ट उतना बड़ा हुआ है. और आई थिंक ऑथेंटिसिटी इज वन मेजर रोल टू प्ले. बट वो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई डोंट नो व्हाई इंडिया हैजंट बीन एबल टू कम अप विद समवन लाइक दैट. स्टीव वंडर्स का आप देखिए, और बहुत सारे नाम है, एक दो नाम नहीं है. तो जब हम वेस्ट के को हज़ार बुराइयां होंगी उनमें, लेकिन एक सेल्फ क्रिटिक तो है उनके यहाँ. बिल्कुल. हाँ. और एक्सेप्टेंस है, तो वो सब चीज़ें भी सामने रखनी चाहिए. एंड जितना भारत के म्यूज़िक को भी विदेशों में, खासकर कनाडा अमेरिका में, जितना सराहा जाता है, बियॉन्ड कल्चरल बाउंड्रीज, आप देखिए लोग वहाँ पर आते हैं, गोरे लोग भी आते हैं. और दिस खान फिनोमेना जो एक है, उसमें भी हम देखते हैं कि बियॉन्ड रेस ये लोग पॉपुलर हुए हैं वहाँ पर, विच इज़ गुड. एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी वहाँ पर इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड बन रही है. इनफैक्ट आई थिंक A.R. रहमान मे बी वन ऑफ दोज लार्जर देन लाइफ फिनोमेनास नाउ who's come into the musical forefront of India. बट उनका भी आई डोंट थिंक उतना इम्पैक्ट है जितना माइकल जैक्सन. मतलब लोग रो रहे हैं वहाँ पे बैठ के स्टेज पे, वो जैसे आ जाते हैं स्टेज पे. बट वही द फिल्म इंडस्ट्री इज टू इंटरट्वाइंड विद द म्यूजिक इंडस्ट्री यहाँ पे फॉर दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट टू हैपन. और अगर हुआ तो बहुत माइक्रोकॉस्म स्केल पे होगा. जैसे लता मंगेशकर थे, ये बहुत लार्जर देन लाइफ फिगर्स थे अपने टाइम पे, लेकिन
इतना ग्लोबल इम्पैक्ट तो सुयश, जब आप इतने साल से म्यूज़िक परस्यू करते हैं और साइड हसल्स भी हैं, मेन स्ट्रीम चीज़ें आपकी साइड हसल हैं, कभी आप निराशा में जाते हैं? कभी कुछ परेशानी होती है कि ये अच्छा खासा करियर हो सकता था कॉर्पोरेट में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जो जो टाइम मैंने बिताया कॉर्पोरेट में वो काफ़ी था। मुझे पता चल गया था कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है और कैसा हो सकता है, और वहाँ पे मेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि जो क्रिएटिविटी जितना मेरा क्रिएटिविटी किल हो रहा था उस टाइम पे, वो उसके साथ वो नहीं सह सकता था मैं उस टाइम को। और मुझे लगता है कि इंडिया का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जिस जिस प्रकार से कॉर्पोरेट्स चलाते हैं अपने धंधे, वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, और लोगों के पास टाइम नहीं होता है, लोगों के पास एफर्मेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो जितना भी काम करें वो काफ़ी नहीं होता है। ये नहीं कि काम मतलब मैंने 9 बजे शुरू किया, 3 बजे तक ख़त्म हुआ तो मैं घर जा सकता हूँ। नहीं, 5 बजे तक ही बैठना है, क्योंकि तुम्हारा बायोमेट्रिक वहाँ पे है। वो बायोमेट्रिक देखेगा जितना भी काम किया। अगर मैंने 50 लोगों से ज़्यादा काम किया है उस दिन, फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक मैं 5 बजे वहाँ पे साइन आउट ना करूँ। और वो मैं ऐसे काम कर ही नहीं सकता। और आई थिंक एज अ पर्सन आई एम वेरी क्रिएटिव एंड हैव ऑलवेज बीन वेरी इंडिपेंडेंट, बिकॉज आई थिंक माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो इंस्टिल्ड दैट इन मी कि फालतू के रूल्स में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कॉर्पोरेट में काम करके कि अगर काम बढ़िया हो रहा है और हो चुका है तो मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, जब मैं कुछ और भी कर सकता हूँ अपने टाइम के साथ, क्योंकि मेरा खुद का लाइफ है, सबका खुद का लाइफ है। और वो अगर दे फील लाइक दे ओन यू टू अ लार्ज डिग्री, तो उस इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं। नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री में काम करके मुझे एक्चुअली बहुत रिवॉर्डिंग लग रहा है, क्योंकि वहाँ का नॉन प्रॉफिट्स का कल्चर ही अलग होता है। वहाँ पे बिल्कुल काम होता है, बहुत काम होता है, लेकिन कम से कम अगर उसका एजेंडा, if the agenda is to help someone, I can work for as long as you want me to. कुछ तो फ्रूट ऑफ लेबर मिलता है उसके लिए, उससे। और जर्नलिज्म तो आपको बता दिया था, मुझे बहुत प्यार था उससे। और खासकर राइटिंग में, तो राइटिंग तो अभी मैं कर लेता हूँ, और म्यूज़िक के थ्रू भी राइटिंग कर सकता हूँ, लेकिन आई फील लाइक बहुत सारे लोग के पास बहुत सारे पैशंस होते हैं, और मैं ऐसा एक हूँ, और मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ जितना कर सकता हूँ। तो रिग्रेट्स तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास। मैं ये अभी हूँ मैं 33 इयर्स का ऑलमोस्ट, बट मैं अभी भी बचपन जी रहे हैं। हाँ जी रहा हूँ। जितने भी How हॉबीज़ मैं lovely. कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ करने की। कभी कभी चोट लगती है ये स्पोर्ट खेल के, या कुछ नया ट्राई करके, या कभी कभी कुछ मिस करना पड़ता है मुझे काम के रिलेटेड, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना कि लाइफ थोड़ा फुल्ली जीऊँ, क्योंकि क्या ही मतलब एक ऑफिस में बैठ के मुझे तो बिल्कुल मज़े नहीं आएंगे। राइट। हाँ एक चीज़ और है, भारत में जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा तो कूलीगिरी है, क्योंकि आप किसी विदेशी कंपनी का सस्ता लेबर मात्र हैं भारत में। भारत में हर चीज़ सस्ती है, तो उनको आप अभी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसलिए वो भारत में आपसे काम ले रहे हैं। अगर कल को बांग्लादेश में, वियतनाम में होगा तो वो वहाँ चले जाएंगे। तो जो क्रिएशन का जो सेटिस्फैक्शन है वो तो भारत में इस काम में तो नहीं है जो आप आउटसोर्स्ड काम कर रहे हैं। भारत के अपने कॉरपोरेट्स जो हैं, वो कॉरपोरेट बिग विग्स जो हैं, वो कह रहे हैं नहीं, आपको इतने घंटे काम करने चाहिए। हाँ जी, तो वो आपके घंटे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें उनकी तिजोरी ज़्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जब इतने घंटे काम करेंगे तो यू विल बी रिवॉर्डेड एंड कंपनसेटेड अकॉर्डिंगली एंड एग्जैक्टली, यू विल बी गिवन अ शेयर इन द कंपनी और समथिंग, वो उन्होंने नहीं कहा है। इनिशिएटिव की बात है ना। और वो उस टाइम पे किल कर रहे हैं लोगों का पैशन, जब वो जैसे ही वो आ जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि बच्चे को लेते हैं ना, यूजुअली प्लेसमेंट्स होते हैं, बच्चे आ जाते हैं, और वो कितने 20-21 साल के होते हैं यूजुअली। 21 साल के बच्चे को अगर आप 9 से लेकर 6 बजे तक बिठा रहे हो वहाँ पे, और काम करवा रहे हो कंप्यूटर के सामने एक ही चीज़ बार बार, नो क्रिएटिव प्रोसेस, नो से इन व्हाट इज़ हैपनिंग, नो वे टू एक्चुअली बी इन्वॉल्व्ड बियॉन्ड एग्जीक्यूटिव वर्क। तो उनको अगर उनका पैशन वो था पहले से, अगर उनको लग रहा था कि मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मुझे पीआर में जाना है क्योंकि आई थिंक आई विल बी गुड एट इट, वहाँ पे ही उनका पैशन किल कर रहे हो, क्योंकि द वर्क एनवायरनमेंट इज सच दैट यू कांट नर्चर अ पैशन। जैसे म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट जो भी हो, वो बहुत टाइम लगाते हैं, दे पुट अ लॉट ऑफ वर्क इनटू देयर क्राफ्ट एवरी डे।
चाहे वो मंडे हो या चाहे संडे हो, प्रैक्टिस करना है या कुछ करना है, बट वो उनके लिए काम नहीं है ये आफ्टर अ पॉइंट। वो उनके लिए प्रायोरिटी है कि अच्छा मुझे ये भी करना था, मैं कर लेता हूँ, क्योंकि उनको पसंद है, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा मैं ये करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी या मुझे इससे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, जो रिवॉर्डिंग। पर्सनल रिवॉर्ड है। वो कॉर्पोरेट में नहीं मिलता है। रिवॉर्ड एक दिन पे आता है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ या फोर्थ ऑफ एवरी मंथ, जब सैलरी आ जाती है। वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ नॉट इनफ, क्योंकि फ्रेशर्स जो आते हैं उनको कहाँ मिलता है अच्छा पैकेज, अनलेस यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट लॉ समथिंग, उसमें भी घिसना पड़ता है। और फिर वो 5 6 7 साल तक मॉर्निंग टू नाइट, वीकेंड्स पे भी काम करो, ओवर टाइम नहीं मिलेगा। क्यों चाहिए तुम्हें ओवर टाइम? अभी तो आए हो, फ्रेशर हो, कहाँ एक्सपीरियंस है? नहीं मिलेगा। और वो बड़ा बड़ा के मतलब इतने सारे, मैं तो जिस एजेंसी के साथ काम कर रहा था, पीआर एजेंसी, वहाँ पे तो इवन द मोस्ट सीनियर पीपल ओवर देयर हैड हेल्थ कंडीशंस, some of them were hospitalized due to stress. मेरा तो आई स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रेस रिलेटेड एलोपेशिया, क्योंकि मैं पूरा दिन बैठ के काम कर रहा था, फिर साथ में म्यूज़िक भी बैलेंस कर रहा था। तो रात को मुझे या तो शो के लिए जाना पड़ता था या रिहर्सल के लिए जाना पड़ता था। मुझे अपना हेल्थ के उसमें भी बहुत प्रायोरिटी रखता हूँ मैं हेल्थ के बारे में। तो कहीं ना कहीं वर्कआउट भी करो, और इस सब के बीच में अच्छा भी खाओ, क्योंकि वहाँ अब हेल्दी खाना। हेल्दी खाना कैसे खाऊं? पूरा दिन वहाँ बिता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जाके अब मेरे जो लोग बिंज साथ में ईटिंग काम हो कर रहे हैं, जाएगी। बिंज ईटिंग हो जाता है, स्ट्रेस ईटिंग हो रहा है। और फिर उसके साथ में अब इतना बिजी म्यूजिक शेड्यूल भी है कि मुझे ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो आप बॉस को बोलो कि ट्रैवल करना है, फिर मुझे छुट्टी भी लेना है। ये इट्स इम्पॉसिबल टू डू अ पैशन विद अ कॉर्पोरेट जॉब। यू हैव टू फाइंड अ वे टू डू द कॉर्पोरेट जॉब एंड बिल्ड योर पैशन और हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर इट, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हर चीज़ में काम आता है। Whether you're doing it in a corporate space or whether you're doing it on a personal space or whether you're doing it in a creative field, you have to have a game plan. तो वो स्ट्रैटेजी बना के कि अच्छा ठीक है, अगर मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ अभी, तो मैं इतने साल के लिए करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, और उसके बीच में अपना आर्ट बनाने के लिए इतना इतना करूँगा। अगर मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इसका 15% निकाल के इन्वेस्ट करूँगा, 15% निकाल के मैं इसको म्यूज़िक में डालूँगा। और बीच बीच में अगर मुझे लिखने का कोई क्रिएटिविटी या कोई वो इंस्पिरेशन आ रहा है, तो मैं कुछ लिखूंगा या कुछ प्रोग्रेस बनाऊंगा। उस टाइम में मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ साथ साथ में, कि मेरा पैशन चलते रहे और पैसे भी आए। फिर व्हेन यू आर रेडी टू टेक द लीप यू कैन, और व्हेन यू आर रेडी टू फाइंड समथिंग दैट्स लेस स्ट्रेसफुल दैट कैन सपोर्ट योर वेंचर एज अ म्यूजिशियन, यू कैन। बट वही हैट्स तो बहुत सारे पहनने पड़ते हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली है एक चीज़, बट बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। जब सब कुछ अलाइन हो जाता है और प्लान जब चलने लग जाता है, तो ज़्यादा मैं तो ज़्यादा सोचता नहीं हूँ अब। मैं बस इतना ही सोचता हूँ कि लॉन्जेटिविटी के बारे में, कि ये अभी चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बढ़ाऊँ कैसे इसको? और वो हर कोई सोचता है। वो तो इवन बिजनेसेस आर थिंकिंग दैट ऑल द टाइम कि एक्सपैंड कैसे करूँ, एक्सपैंड कैसे करूँ। वो यहाँ पे भी सोचना पड़ता है। एवरीथिंग, आई थिंक एवरी बहुत लोग सोचते हैं ना कि आर्ट इज़ अ वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पेस, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इट इज़, बट यू हैव टू मेक इट ऑर्गेनाइज्ड, वरना वो चलेगा नहीं। तभी तो कॉर्पोरेट्स इतने पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन लेके आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस में। तो टू बी एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, एंड टू बी ऑर्गेनाइज्ड यू हैव टू हैव अ गोल। वो गोल अगर नहीं है तो फिर कहीं नहीं जाएगा। तो मेरा वो चलता रहता है कि नेक्स्ट क्या है, डू आई वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ, मैं कुछ और चालू करूँ एज एन आर्टिस्ट, मैं किसी और चीज़ में घुस जाऊँ, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, ये सोचना पड़ता है बार बार। कॉर्पोरेट का ज़िक्र किया आपने, लेकिन हमारे यहाँ जो बिलियनियर्स हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, नंबर 1, नंबर 2, वो इतने गरीब हैं कि पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। वो किसी और तरह का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने एक तरह से रिसोर्सेज को, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को और पीपल को एक्सप्लॉइट किया है और उससे पैसा बनाया है, जिसको उन्होंने अपने खातों में भरा है। तो एक ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो आगे तो बढ़ा है, लेकिन सिर्फ अपने लिए बढ़ रहा है, उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि वो किसी बहुत अच्छे आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ा रहा हो, या कि कुछ और ऐसी चीज़ें नर्चर कर रहा हो। एनवायरमेंटल तबाही, मेंटल हेल्थ की तबाही और दूसरी तरह की उनका जो मीडिया है उसने जो सोशल तबाही लाई है, वही हुआ है। इन सब के बीच में अगर आप आर्ट परस्यू कर रहे हैं और आप क्लियर हैं कि आपको क्या नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो मोटिवेशनल गुरुज़ कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, वो करना चाहिए। आपके अपने म्यूज़िक करियर के कोई ऐसे हाई पॉइंट्स जिनका आप ज़िक्र करना चाहेंगे, जिन्होंने आपको बहुत खुशी दी और रीइंफोर्स किया आपकी बिलीव्स को? मुझे मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि मैं कभी अ, ऐसे अ, ऐसे
टाइम पे आऊँ अपने करियर में जब व्हेन पीपल विल राइट टू मी सेइंग यू हैव इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट प्लेइंग. I think some of the biggest affirmations that I've received for choosing music as my career is the impact that I've had on people. जो लोग मुझे लिख के बोलते हैं कि आपके वजह से मैंने शुरू की है या आपके वजह से मैं अभी भी कर रहा हूँ, आपसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे पता करना है कि आप जो आप बजाते हैं वो क्यों काम करता है और जो हम बजा रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा है. वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी तक वो जो अंदर की आग है ना उसको जला के डू यू रखता है. मेंटर आल्सो? आई डू. आई हैव स्टूडेंट्स. अब मैंने थोड़ा कम किया है क्योंकि जो साइड हसल है मेरा वो इज़ ऑल्सो वेरी डिमांडिंग एंड समथिंग आई लव टू डू, तो उसको मैं काफ़ी टाइम देता हूँ और साथ साथ में म्यूज़िक को भी काफ़ी टाइम देना होता है, तो पढ़ाने के लिए मुझे कम टाइम मिलता है. तो एक टाइम पे तो बहुत कर रहा था, कोविड के टाइम पे तो बहुत पढ़ा रहा था मैं, दुनिया भर के लोगों को पढ़ा रहा था, बट अब मैंने बहुत कम किया है. 3-4 है स्टूडेंट्स जो म्यूजिक सीख रहे हैं आपसे? सीख रहे हैं मुझसे, हाँ. लेकिन ये वर्कशॉप्स, क्लिनिक्स वगैरह वो सब करता रहता हूँ मैं. हाँ, वो मुझे बहुत रिवॉर्डिंग लगता है. और ये एक और चीज़ भी मिला था मुझे एफर्मेशन की, बचपन से जो मैं जिन जिन लोग को मैं देखते हुए आया हूँ बजाते हुए और जिनका म्यूज़िक बहुत सुनते हुए आया हूँ, वो अब मेरे साथ बजा रहे हैं. तो और वो फीलिंग बहुत ही अलग है कि अ, मैं पेडेस्टलाइज तो नहीं करता किसी को, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत है मेरे लोगों को, जो लोग मुझे टच कर लेते हैं अपने आर्ट से, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है. तो to be on the same stage with people who I respect so much is a big deal for me. I think it's definitely an affirmation that I've done something right. कुछ तो बढ़िया किया है मैंने पहुंचने के लिए वहाँ पे कि इनके साथ बजा सकूँ मैं. नेम सम ऑफ योर हीरोज. इंडिया में तो है. I think Zakir Hussain was definitely one of them because he paved his own way. He was someone who brought, I think, what Indian music was in a very insular sense classical. वो भी classical भी एक very purist term है, लेकिन वो दुनिया भर लेके चले गए उसको. He's someone who I really looked up to. Internationally तो बहुत सारे drummers हैं जिनको मैं देखते हुए आया हूँ, who have inspired me to do what I really wanted to do on the instrument. But I think the people who have inspired me are not musicians as much as they've been teachers. मेरे टीचर्स मुझे बहुत इंस्पायर कर चुके हैं, और नॉट जस्ट म्यूज़िक टीचर्स. म्यूज़िक टीचर तो मेरा एक ही था, बट टू फॉलो माई पैशन वॉज समथिंग आई एक्चुअली लर्न फ्रॉम अ फ्यू टीचर्स ऑफ माइन जो मैं कॉलेज और स्कूल जिनसे मैं कॉलेज और स्कूल में सीख के आया हूँ. क्योंकि जिस तरह से वो पढ़ाते थे वो और कोई नहीं पढ़ाता था. वो अलग ही था उनका बोलने का तरीका. जो लेक्चर्स मुझे मिलते थे वो याद करके जाता था मैं, और मुझे तभी रियलाइज़ हुआ कि ये लोग ऐसे लेक्चर्स इसीलिए दिला रहे हैं क्योंकि ये लोग पैशनेट है अबाउट इट. दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. बहुत वेल रिसर्च्ड है. इनको न्यूआंस ये Depth. न्यूआंस, डेप्थ और न्यूआंस लेके आ रहे हैं अपने लेक्चर्स में और या अपने टीचिंग्स में. तो दे आर एक्चुअली द पीपल हु केप्ट मी गोइंग. मैंने उनसे ही बहुत कुछ सीखा है, और आई थिंक that's why I'm so passionate about the education sector, because I think the right teacher can make the right impact on anyone. If you have the right teacher to guide you, then it can make a tremendous impact on someone's entire future, their career. और वहाँ से अगर grassroots level पे अगर corruption हो रहा है, या if you're corrupting the way teachers function और stifling teachers, कि अगर उनको कुछ बोलना है या if they're teaching you to question or teaching you to grow, उनको अब साइलेंस कर रहे हो, तो फिर कहाँ होगा? वेयर इज़ द नेक्स्ट जनरेशन गोइंग टू बी एबल टू ब्रिंग द न्यू, व्हाट यू आर सेइंग, द न्यू माइकल जैक्सन? वो कहाँ से आएगा? समवन हु इज़ फॉरवर्ड थिंकिंग, समवन हु थिंक्स कंप्लीटली आउटसाइड द बॉक्स, कि वही पिंजड़ा तोड़ के निकल जाए, वो कहाँ होगा? तो आई थिंक टीचर्स हैव बिन सम ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशंस, वन ऑफ whom is my mum. Mum also taught me for a bit, and I hold her in very high regard because I think she's one of the most fair and most passionate teachers I've had the fortune of living with to a large degree. अपने यहाँ बिग फैट इंडियन वेडिंग्स में एक सेगमेंट म्यूजिक है अब, और वो है, और ज़्यादातर शादियों में और ख़ासकर अंबानी वेडिंग में हमने देखा दे वर लिविंग देयर बॉलीवुड ड्रीम्स. Yes. और उन्होंने फिर बाहर के लोगों को बुलाए, परफॉर्म कराया. ड्रीम्स तो मुझे लग रहा है पूरे दुनिया के ड्रीम्स उन्होंने एक ही वेडिंग में पूरे कर हाँ, लिए, कर लिए. है ना? हाँ. तो कॉरपोरेट वेडिंग में जब म्यूज़िक को लाया जाता है, बुलाया जाता है, करवाया जाता है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या एक आर्ट फॉर्म के तौर पे इतना फोकस जब वेडिंग पर आया
तो म्यूज़िक पर भी आ गया। क्या ये है या ये नहीं है? ये एक फ़िल्दी रिच लोगों का क्या कहें, उनका शौक है और बाकी सारा कुछ एक पैरासाइटिक एग्ज़िस्टेंस हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स है जो आपने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आर्ट फॉर्म है, वेडिंग वेडिंग परफॉर्मेंसेस एक अपने में ही आर्ट फॉर्म है, क्योंकि उसको क्यूरेट करना, उसको एंगेजिंग बनाना है, क्योंकि जो वेडिंग्स अटेंड करने आते हैं लोग, उनको घंटा फ़र्क पड़ रहा है कि कौन स्टेज पे क्या कर रहा है, जब तक उनको नाचने का मूड नहीं बनाए। और आर्टिस्ट पे प्रेशर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि क्यों नहीं नचवा रहे हो उनको, बजाओ ना ऐसे कि नचवाए। तो लोग बहुत टाइम लगाते हैं क्यूरेट करने के लिए कि इसको इस पूरे सेट लिस्ट को जो हम जो भी गाना बना रहे हैं हम, और बना रहे, सॉरी, बजा रहे हैं इस पे, इस वेडिंग पे, वो कैसे फ्लो करे, इसमें कौन कौन से गाने करे, कैसे गाने करे, इन अभी प्लेइंग फॉर यंगर ऑडियंसेस और ओल्डर ऑडियंसेस, उनको रेट्रो चाहिए कि उनको मॉडर्न चाहिए। ये एक अपने में ही आर्ट फॉर्म है, अपने में ही बिजनेस है पूरा। तो मुझे तो लगता है कि वो इट इज़ डेफिनेटली समवॉट अ पैरासिटिक रिलेशनशिप, बट इट इज़ अ रिलेशनशिप वेयर एन आर्टिस्ट इज़ डेफिनेटली टेस्टिंग देमसेल्व्स कि, और उनको उनको क्रिएटिविटी तो लाना पड़ता है उसमें, लेकिन वो बहुत अलग टाइप का क्रिएटिविटी है। दैट इज़ अ वेरी बिजनेस सेंटर्ड क्रिएटिविटी कि मैं वेडिंग सेक्टर में घुस रहा हूँ, तो मैं इस धंधे को कैसे चला सकता हूँ कि मुझे नेक्स्ट वेडिंग पे भी बुलाया जाए, और नेक्स्ट वेडिंग पे भी बुलाया जाए, और इस कॉर्पोरेट इवेंट थ्रू दैट वेडिंग, क्योंकि कोई ना कोई होगा जहाँ पे जो कोई वर्ड ऑफ बिजनेस चला, माउथ है। वर्ड ऑफ माउथ ही चलता है सिर्फ, और वो शो रील्स बनाते हैं अपने। लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ पे दैट्स वेयर द क्रिएटिविटी स्टॉप्स, कि किसी और के गाने लेके ठीक है उतना क्रिएटिविटी कर सकते हो कि इसको मैं अलग से अरेंज कर कोई लूँगा बड़ा थोड़ा। आर्टिस्ट क्या अपनी शर्तों पे भी कर सकता है कि मैं पर्चियाँ नहीं लूँगा, मैं जो परफॉर्म करूँगा वही करूँगा। मैं ये वाला मतलब एक सोनू निगम से कह दिया जाए कुमार सानू गाओ, कुमार सानू से कह दिया जाए सोनू निगम गाओ। ये सब कुछ ये ईगो पर भी हर्ट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल हर्ट करता है। बहुत सारे आर्टिस्ट फ़ॉलो करते हैं उस ईगो को और वो कर भी लेते हैं। लेकिन है आर्टिस्ट इधर-उधर जो नहीं करते हैं, और वो उनको अब काम मिलता है, नहीं मिलता है, वो नहीं पता मुझे। क्योंकि वो पुटिंग योर फुट डाउन इज़ नॉट वेल रिसीव्ड बाय मोस्ट पीपल हू आर पेइंग यू 10 lakhs टू प्ले एट देयर वेडिंग। बट वही है ना कि अब पैसे देके उनको लगता है कि हम अब इनको ओन करते हैं, तो अब कुछ भी चलेगा। इनको कुछ भी गवाएँगे, या हम इनको डिनर यहाँ पे नहीं खिलाएँगे, कहीं और जो खिलाएँगे। शादी में गा रहे हैं कलाकार, उनके और जो होस्ट है, उसके बीच में कोई एजेंट होता है या डायरेक्ट नेगोशिएशन हो सकते हैं? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये वेडिंग जो इंडस्ट्री है म्यूज़िक का, वो भी अपने में ही एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एंटिटी है। उसमें भी मिडलमैन है, उसमें भी लोग आते हैं जो क्यूरेट करते हैं इन इवेंट्स को, जो क्लाइंट के साथ डील करते हैं और फिर आर्टिस्ट को बताते हैं अच्छा इतने पैसे मिल रहे हैं तुम्हें, उसमें से कट लेंगे। बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। वेडिंग प्लानर्स इस तरह डील करते हैं कि ए लिस्टर गाएगा या बी लिस्टर गाएगा या स्मॉल टाउनर गाएगा, परफॉर्म करेगा आकर के। तो ये भी मैंने होते हुए देखा है। ए लिस्टर्स वगैरह तो बहुत बड़े वेडिंग्स पे आते हैं, लेकिन जो यूजुअली होता है वो एक जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं वो क्लाइंट से बात करेंगे, क्लाइंट बोलेगा मुझे ऐसे ऐसे बैंड चाहिए, ये बात करेंगे मिडलमैन से जो क्रिएटिव एजेंसी होता है विच बेसिकली हैज़ अ बंच ऑफ म्यूजिशियंस, बंच ऑफ बैंड्स अंडर द बेल्ट। तो वो इनको बताएगा कि हमें ऐसे बैंड चाहिए, तुम्हारे पास है कि नहीं। फिर वो बोलेंगे हाँ हमारे पास है, ऐसे बैंड्स है, इनका कोट थोड़ा ज़्यादा है, इनका कोट थोड़ा कम है, ये ऐसे टाइप का बजाते हैं, ये थोड़ा रॉक है, ये इनका थोड़ा पॉपी है, ये इनका थोड़ा रेट्रो स्टाइल का है, ये तो सब कर लेते हैं, आपको क्या चाहिए, आपके पास कितने पैसे हैं, बजट क्या है, तो वो सब जाता है। और ऑफन टाइम्स दीज मिडल मैन आर नॉट ऑनेस्ट, तो वो बोलते हैं कि हमने कोट किया है 10 लाख, आर्टिस्ट को देंगे बहुत कम, उससे आधे पैसे तो वो खा जाएंगे। है ऑनेस्ट भी है काफ़ी सारे, बट इट्स अ रिस्की गेम। और उसमें मुझे वही लगता है कि वेडिंग इंडस्ट्री में जो क्रिएटिविटी है, इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स अ गेम कि मैं इन गानों को अगर करूँगा तो मैं या तो ओरिजिनल वर्जन कर सकता हूँ कि लोग को इमीडिएटली रिकग्नाइज हो, वो नाचेंगे, या तो मैं उसको लेके रिक्रिएट करूँ, उसमें क्रिएटिविटी है कि उसमें मैं अपना थोड़ा आवाज़ डाल दूँ, लेकिन अब पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, तो वो अपने में गेम है। लेकिन दैट्स द एक्सटेंट ऑफ द ओरिजिनलिटी, किसी और का गाना लेके उसमें अपना खेल करना। म्यूज़िक शादी म्यूज़िक में मुझे सबसे ज़्यादा तरस तब आता है कलाकार के ऊपर, जब वो 50s और 60s के जो ताऊ जी और फूफा जी जो बिल्कुल कभी सोफे से नहीं उठे थे और अचानक वो कमर हिलाने आते हैं जी और उनके साथ उसको मैच करना पड़ता है, हाँ। पेस को मैच करना पड़ता है, फिर वो मुश्किल लगता है। तो
खैर अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कमाने की, तो क्या कर सकते हैं। जो इसके अलावा जो म्यूज़िक है, जो वीकेंड म्यूज़िक है, हाँ ठीक है, वो किसी डिस्क में, किसी क्लब हाउस में कहीं बज रहा है, उसमें परफॉर्मेंस होती है? मेरी इन जनरल जो सीन है इस हाँ समय। हाँ बिल्कुल होती है वो। तो आप तो बहुत सारे ऐसे तो आप नहीं, डिस्क, एक तो डिस्क हो गया, वो तो बड़ा डीजे तो अलग है। चीप हाँ वो है, वो तो हर जगह बज रहा है, लो कॉस्ट हाँ है। वो भी अपना में स्किल है, वो भी अपने में आर्ट है, हाँ। बट हाँ लो कॉस्ट रहता है। और उनको एक्चुअली वो लायंस शेयर ऑफ द मनी रखते हैं ना, उनको डिवाइड नहीं करना पड़ता है। ओह। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे जगह रेस्टोरेंट्स ही मिलेंगे, आप सीपी में चले जाओ कहीं भी, या खान मार्केट में चले जाओ, आप रास्ते में चलते चलते आपको आवाज़ें आएंगे लोगों के। लाइव। हाँ लाइव म्यूज़िक वो एक गिमिक है ना। इनफैक्ट रैडिसन अभी कुछ दिन पहले मैं गया था किसी इवेंट के लिए, वहाँ पे किसी की शादी हो रही थी, वहाँ पे रेस्टोरेंट में कबाब फैक्ट्री नाम का कोई, ग्रेट इंडिया कबाब फैक्ट्री नाम का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ऐसे 3 बस म्यूजिशियंस बैठे हुए थे, एक तबला पे, एक गायक था और एक हारमोनियम पे, और वो बीच बीच में गा रहे थे। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कौन आ रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, वो फ़ोन पे बैठे थे, बीच बीच में गा रहे हैं। गाने के बाद एक कोई गाना चल रहा है वो म्यूज़िक सिस्टम पे, जो वो कर नहीं रहे थे। तो वही है, मतलब अब दिख रहा था कि उनको वो पैसे एलिनेशन तो है। हाँ एलिनेशन है, पैसे कमा रहे हैं वो, लेकिन उनको कोई, और वो एलिटिज्म भी है थोड़ा कि अच्छा ओके दीज आर क्लासिकल म्यूजिशियंस, ये तबला बजा रहा है, ये हारमोनियम बजा रहा है, वो इट्स ऑलमोस्ट एसोसिएटेड विथ ट्रेडिशनल कुर्ता वुर्ता हाँ में। कुर्ता वुर्ता पहन के, अनलेस इट्स ऑन अ बिग स्टेज इन अ फ्यूजन बैंड, classical music in restaurants and whatnot, the people who come are often from, they're not from very well off families. But most of the people that you see in wedding bands, जो बहुत बड़े प्रोडक्शन वाले wedding bands होते हैं, वो privileged class से ही आते हैं। और वही लक गेम का खेल है, इंटरसेक्शन होता है उसमें। म्यूजिक इज ऑल्सो, आर्ट इज अ वेरी complex space because privilege also plays a huge role in how far you can go, or what kind of start you get, where you start from, what the kind of resources can you push into your music. जो rags to riches वाले होते हैं वो भी होते हैं काफ़ी सारे, जैसे मुंबई में इतने सारे रैपर्स अब जाके बहुत फेमस हो चुके हैं, लेकिन वो अपने कहानी बता रहे हैं और उस ऑथेंटिसिटी से वो फेमस हो चुके हैं कि वो एकदम ओनरशिप लेके वो कर रहे हैं अपना जो कर रहे हैं। एंग्स्ट भी है उसमें। हाँ बिल्कुल, एंग्स्ट सेल्स इन म्यूजिक ना। पीपल रिलेट टू इट। इनफैक्ट पार्टीशन के टाइम पे इतने सारे कविताएं जो लिखे गए थे उस टाइम को, वो अडेप्ट होके गाने बने, और उस एंग्स्ट से लोग रिलेट कर रहे थे उस टाइम को। वो अभी भी होता है। अभी आप जो कह रहे थे ना, ये जो आइटम नंबर्स वगैरह, ये कहाँ लोग रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। वो पार्टी में यही वेडिंग बैंड्स जाके बजाएंगे इधर उधर। बट द म्यूजिक दैट मोस्ट पीपल सिट एंड लिसन टू, जो वो याद करते हैं, वो उसी म्यूजिक को याद करते हैं जो कहानी बताए। तो वही मैं कह रहा था पहले, आर्ट इज अ representation of history, or it captures it the best. Education, you can rewrite it as much as you want, you cannot rewrite art. जबरदस्त सुयश। Art as a passion, as something that is divine, that is something subliminally, you got it? Yep. Sublime and everything, to the underbelly of the art, where शादी में बजाना पड़ता है और ताऊ जी और पापा जी भी नाचते हैं and all that. आपने पूरा स्पेक्ट्रम टच किया है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Shiva ji, बहुत मजा आया।